Hello guys, CMA final students. As you know that there has been some amendments in your cost audit subject recently introduced by ICMAI. So it's time now that you should do these amendments with me. In order to do these amendments, you'll need the supplementary notes which has been released on ICAI website. Yes, you can go there and download it. Okay. Or alternatively, this PDF which I am using, I'll be giving you the link of this PDF in the description box of our YouTube video. This video will also be there on YouTube. So from the description you can download it, or you can go to our SGC's Telegram channel and from there you can search and download it. As you can already see that I have already noted a lot of things here to cut down the time. The idea was to cut down the time of doing this session. So if I have written this, what you have to do is either you take printout of this PDF only for your future reference, so you need not write anything, or if you already have the printout, you might have taken before the session. If you have the printout, then you have to write everything what I have written just the way I have. Okay, तो चलो इसमें तीन चीज हम लोगों को सीखना है. We have to learn three things. First is factors in planning cost audit assignment. Second is checklist to audit various cost elements, and third is overall checklist of the cost audit program. Okay, so I normally when we go for audit, okay, the idea that is being given by institute in this chapter is, in general, when you go for audit, many a times you apply your own discretion of audit. You don't follow any standardized process. As a result, audit process might be compromised. Say you are now a cost accountant, for example. Assume that you are a cost accountant and you are doing practice and you have been appointed as cost auditor. So you are coming in my company. I am a manufacturing organization where cost audit is applicable. So question arises कि आप आके यहाँ पे मेरा जब रिकॉर्ड्स को चेक करोगे तो क्या क्या मेरे से मांगोगे, क्या क्या मेरे को देना होगा आपको. ठीक है, अगर आपके पास एक स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट है तो ऑडिट प्रोसेस और अच्छे से होगा. तो आप जो जो मेरे से मांगोगे वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स आप बनाओगे नहीं, आप मेरे से बनवाओगे. मतलब मेरी अपनी क्लाइंट से बनवाओगे, अपने ऑडिट जिसके आप करने जा रहे हैं उसके अकाउंटेंट से बनवाओगे. क्या बोलोगे उनको, क्या क्या चीज़ मुझे दे दो. ओके, जो जो आपको मिलेगा वो सब आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपका वर्किंग पेपर्स. मतलब ऑडिट करते समय आप खाली हाथ नहीं जाते हैं, आप एक डायरी लेके जाते हैं और बहुत सारा पेजेस लेके जाते हैं जहाँ पर आपकी जो जो ऑडिट के ऑब्जर्वेशंस होते हैं आप उसको नोट करते रहते हैं. तो वर्किंग पेपर्स का ही पार्ट हो गया एक तरह से चेकलिस्ट. वो चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता रहेगा. वो आपको एक फाइल में डाल के रखना है और कहते हैं कि उसको उतना ही समय तक रखना है जितना समय तक कि आपके क्लाइंट को अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखना पड़ता है. और वो वर्किंग पेपर कल को कोई रेगुलेटरी बॉडी आपसे पूछ लिया कि तुम जेन्युइनली कॉस्ट ऑडिट किए थे कि नहीं, प्रूफ करो, तो प्रूफ करने के लिए आपको वो वर्किंग पेपर्स दिखाने पड़ेंगे. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ऑडिट प्रोसेस सिंप्लीफाइड हो गया. बिकॉज ऑफ दिस कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम आपका ऑडिट प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाइड हो गया. मतलब मैं जब इसको पढ़ रहा था ना तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी मैं भी जाके कहीं कॉस्ट ऑडिट कराऊँ. मतलब ऐसा फील आने लगता है कि ऐसा नहीं कि कोई आपको फर्म में जाकर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑडिट कैसे करते हैं रियल वर्ल्ड में, या आपको कोई सीनियर सिखाएगा तभी आप कॉस्ट ऑडिट कर पाओगे. ये ऐसा चीज़ इंस्टीट्यूट ने बना के दे दिया कि अगर किसी के हाथ भी ये लिस्ट लग जाए तो वो लिस्ट कोई पढ़ के किसी भी कंपनी का जाके कॉस्ट ऑडिट का
काम तो कर देगा, मतलब उसमें ऑडिट जो करना है उसका काम। उसके बाद ऑडिट के बाद ऑडिट रिपोर्ट बनता है, वो अलग चीज़ है, वो तो अपना दूसरा चैप्टर में आता ही है। मैं रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑडिट रिपोर्ट बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑडिट रिपोर्ट बनाने के पहले तो ऑडिट होगा ना, तो ऑडिट करने के लिए ये कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम चैप्टर हमने बनाया, ठीक है। सो इसमें पॉइंट आ रहा है, देखो फैक्टर्स इन प्लानिंग कॉस्ट ऑडिट असाइनमेंट। तो फैक्टर्स में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला, आदमी चाहिए, ऑडिट पर्सोनल। देखो आपको ये अभी मेरे साथ साथ लिखना सही लग रहा है तो आप लिख सकते हैं, इतना फास्ट अगर लिख पाएंगे तो, नहीं तो अभी आप ध्यान से सुन लो। सिंस यही वाला पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा तो आप आराम से उसका ही प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए। और अगर खुद से लिखना चाहते हो, पहले से प्रिंट आउट निकाला हुआ है तो थोड़ा बाद में आराम से लिख लेना, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। फिलहाल करना क्या है, आपको फॉलो करना है, सर जो बता रहे फटाफट सुन लो, जिससे हम दोनों का समय थोड़ा सा कम लगे। सुनने पे भी ध्यान दो, लिखने के चक्कर में कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप सुन ना रहे हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला रिक्वायरमेंट है ऑडिट पर्सनल, मतलब कौन ऑडिट करने जाएगा। दूसरा, ऑडिट करते समय जो प्रोसीजर आप फॉलो करोगे और जो एविडेंस आप कलेक्ट करोगे, प्रूफ दिखाना पड़ता है ना, कि जैसे आप ऑडिट करके आए हैं, तो हम लोग जब ऑडिट करने जाते हैं ना, तो सामने वाला क्लाइंट का बहुत सारा डॉक्यूमेंट का कॉपी मांग के अपने पास लगा लेते हैं कि अपना बैलेंस शीट का कॉपी दे दीजिए, पीएल का कॉपी दे दीजिए, कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का कॉपी दे दीजिए, आपका कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री है उसका डिटेल्स मेरे को लिख के दे दीजिए। ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। वो मांगने से फाइल में साइन करके डेट लिख कर साइन करके अपना फाइल में लगा देते हैं। तो इससे क्या रहता है कि रिपोर्ट बनाने में बहुत सारा डिटेल जो चाहिए होता है वो बार बार कंपनी के अकाउंटेंट को फ़ोन नहीं करना पड़ता, ठीक है। और दूसरा, कल को कोई आके चैलेंज कर दे कि तुमने ऑडिट किया ही नहीं, तुम खाली पैसे लेकर ऑडिट रिपोर्ट बना दिए, तो हम प्रूफ कर सकते हैं भाई देखो मैंने किया है, तभी तो मेरे पास इतना सारा डॉक्यूमेंट आया ना। तो डॉक्यूमेंटेशन का 2 रोल है, प्रोसीजर एंड ऑफ एविडेंसेस। और तीसरा, ऑफ कोर्स जिस तरह से आप ऑडिट कर रहे हो उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल आपको एक्सरसाइज करना है ओवर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइनमेंट। आपको जो भी एज एन ऑडिटर काम मिला उसका काम बहुत अच्छे से हो, उसके लिए कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम्स लिखे गए हैं एक्चुअली, ठीक है। तो कॉस्ट ऑडिट असाइनमेंट सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब अच्छा ऑडिट पर्सनल हो, जब ढंग से डॉक्यूमेंटेशन किया हो, और जब क्वालिटी कंट्रोल एक्सरसाइज किया गया हो। क्वालिटी कंट्रोल एक्सरसाइज तब होता है जब आप कुछ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में काम कर रहे होते हैं। सो पहला एक को डिस्क्राइब किया हुआ है। ऑडिट पर्सनल कैसा होना चाहिए, ऐसा आदमी होना चाहिए जिसको उस इंडस्ट्री का रेलिवेंट नॉलेज पहले से है। प्रायर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ रेलिवेंट इंडस्ट्री इज़ रिक्वायर्ड। 2 क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट ने बताया यहाँ पर। एक, आपको बिफोर डूइंग एनी ऑडिट ऑफ योर क्लाइंट कंपनी यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ देयर इंडस्ट्री फर्स्ट। सो यू शुड स्टडी द इंडस्ट्री एंड देन स्टडी द कंपनी ऑल्सो बाई देयर एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ एटलीस्ट से 5 years। स्टडी एनुअल रिपोर्ट्स कितना साल का, 5 साल का। पढ़ने से कंपनी का पूरा आइडिया आपको लग जाता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, फाइनल स्टूडेंट्स को, कि अपने फाइनल के करियर में कम से कम किसी भी एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके पूरा पढ़ना चाहिए, जो भी कंपनी आपको पसंद हो। तो क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में कभी काम करना पड़े तो वो बहुत ज़्यादा नया नहीं लगता है, और पढ़ने से बहुत सारा कंसेप्ट रिलेट भी होता है आपका, जो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़े हुए होते हो। खैर, ये तो बेसिक नॉलेज के लिए बोल दिया। ऑडिट पर्सनल का ये 2 रिक्वायरमेंट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहे हैं, यहाँ पे बता रहा है, द कॉस्ट ऑडिट टीम टू हुम द असाइनमेंट इज टू डेलीगेट नीड एप्रोप्रिएट डायरेक्शन एंड सुपरविजन। जिसको भी आपने काम दिया उसको अगर ढंग से सुपरवाइज या डायरेक्शन नहीं दोगे तो काम परफेक्ट नहीं होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ये काम उनसे करवाएं। तो पहला काम आपको चेक करना चाहिए कि जहाँ पे ऑडिट हो रही है वहाँ पर आप एज अ सुपरवाइज़र जाके फिज़िकल इंस्पेक्ट करें, ठीक है। फिर
आप ये चेक करें कि नॉलेज ऑफ की पर्सोनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, जिसके यहाँ पे आप जाके ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, उसके वहाँ पर की पर्सोनल कौन है, उसका नॉलेज क्या है, और वो लोग कैसे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड के तो ऑडिट होता है। फिर कॉस्ट रिकॉर्ड्स का भी फिजिकल इंस्पेक्शन होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर रिकॉर्ड्स जो भी है उसको भी आंखों से देखोगे कि कहाँ पे बना हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि आपको वो बोल दिया हाँ बना हुआ और आप मान के आ गए, ठीक है। फिर जो भी अदर देन कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अलावा अदर देन बजट प्लान्स स्ट्रेटजीज कंपनीज बनाती है तो कहीं डॉक्यूमेंट करती होगी, तो उसको भी आपको देखना है। और एक आपको उनके वहाँ पे क्या कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होता है, यानी कि पॉलिसीज़ क्या है, कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट वो लोग कर रहे हैं, उनके वहाँ पे क्या क्या लागू कर रखे हैं वो लोग। जैसे कि सिंपल चीज़ डिप्रिसिएशन कौन सा मेथड से है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, मटेरियल इंपोर्ट होता है तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बोला हुआ है डिफरेंट उसमें वो लोग कैसे चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उसको आपको स्टडी करना है। And audit personnel should be asked to collect the documentary evidences of the above tasks and file in the relevant cost audit file for future reference। ये सारा चीज़ का relevant document लेकर एक फाइल में डाल देना है, ठीक है। सो ऑडिट पर्सनल का प्रायर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर रेलिवेंट फ्रॉम रेलिवेंट इंडस्ट्री। नहीं है तो स्टडी करो इंडस्ट्री को और कंपनी को स्टडी करो बाय रेफरिंग टू 5 years ऑफ एनुअल रिपोर्ट। उसके बाद हमने क्या बोला कि कॉस्ट ऑडिट टीम को डायरेक्शन दिया जाना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चेक करें फिज़िकल इंस्पेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड द एरिया वेयर दे आर परफॉर्म। आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें फ़िज़िकल इंस्पेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ में एक तो ऑडिट एक्टिविटीज़ का भी फिज़िकल इंस्पेक्शन होगा कि कौन कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है। दूसरा, जिस कंपनी का आप कॉस्ट ऑडिट करने जा रहे हैं, है ना, जिस कंपनी का आप कॉस्ट ऑडिट करने जा रहे हैं वो लोग का एक्टिविटीज़ कहाँ पे होता है, जैसे कि फैक्ट्री हो गया फॉर एग्जांपल, कोई का वेयर हाउस हो गया, तो सब जगह जाना है, फिज़िकली जाना है। मतलब आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका ऑडिट टीम उस कंपनी का वो सब जगह गया है, ठीक है। मतलब ऑडिटर भी गया है कि नहीं ये सुपरवाइज़र को देखना चाहिए। और दूसरा, ऑडिटर को कंपनी का हर फिज़िकल जगह जाना है। ऐसा नहीं कि जस्ट कोई कंपनी का बात फ़ोन पे हो गया, वर्क फ्रॉम होम में बोला कॉस्ट ऑडिट कर दिए, ऐसे नहीं हो सकता। फिर जो कंपनी का की पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसका नॉलेज और कैसे वो रिकॉर्ड्स मेंटेन किया हुआ है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप ले लेंगे, फिर उसका बजट्स प्लान स्ट्रेटजीज ले लेंगे, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन द लाइट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप स्टडी करेंगे और सबका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर फाइल कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑफ एविडेंसेस। डॉक्यूमेंटेशन माने क्या है, बेसिकली वर्किंग पेपर्स है। वर्ड डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या है, वर्किंग पेपर्स। वर्किंग पेपर्स हैं जो ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस हम लोग कलेक्ट करते हैं और फाइल करते रहेंगे, और कुछ हम लोग अपने से बनाते भी हैं क्योंकि वो उस क्लाइंट का या कंपनी का बना हुआ नहीं होता, ठीक है। ये वर्किंग पेपर में बहुत बार ऑडिट करते करते ना क्वेरीज आता है कि आपका इसका क्या होगा, इसमें आपने क्या किया है। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपका जिनसे बात करना है क्लाइंट के यहाँ पर, वो पर्सन हर समय अवेलेबल नहीं रहता है। आपको बोलता आप कर लो, कोई क्वेरीज हो तो नोट कर लेना, हमसे पूछ लेना। तो जो भी क्वेरीज आती है, जिसको अपने इश्यूज़ भी बोल सकते हैं, वो भी वर्किंग पेपर्स में ही रखे जाते हैं। इसके अलावा आप कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा, यानी कि बेसिकली कैलकुलेशंस, टेबल्स, फॉर्मेट्स, जो एज़ पर फॉर्मेट्स आप कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन उसमें कलेक्ट करते हैं, ओके। जिससे कि कंपनी क्या प्रोडक्शन की है, कितना % आइडल कैपेसिटी जा रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, वो सब अभी आगे आएगा। तो वो सब आपको कलेक्ट करके वर्किंग पेपर्स में रखना है। द डेली वर्कशीट शुड इंक्लूड ऑल क्वेरीज रेज्ड विथ
it was discussed and how and if they were satisfied. Queries खाली नहीं, query का of course answer भी. Use of standardized working papers such as checklist, confirmation forms, standard letters, etc. may improve the efficiency with which such working papers are prepared and reviewed. तो पूरा चैप्टर वो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है. फिर वर्किंग पेपर मैनेजमेंट इम्प्रूव्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑडिट असाइनमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर क्विक रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन. इसका एडवांटेज क्या है कि इससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, इससे आपका इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. और वर्किंग पेपर को भी प्रॉपर इंडेक्स करके फाइल करना है, ठीक है. हो सके तो कन्वीनियंट सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है कि ये इस चीज़ का है, ये इस चीज़ का है, इस चीज़ का है, ऐसा ऐसा करके. द कॉस्ट ऑडिटर एंड हिज टीम शुड अडॉप्ट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स फॉर मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सेफ कस्टडी ऑफ द वर्किंग पेपर्स. और कब तक रिटेन करना है? फॉर अ पीरियड सफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रैक्टिस in accordance with legal and professional requirement of retention of records. आपको हो सके तो वो ऑडिट पेपर्स एक अच्छा खासा समय तक अपने साथ भी रखना चाहिए. करेक्ट. तो ये हुआ डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट. थर्ड आता है क्वालिटी कंट्रोल ओवर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइनमेंट. मतलब आपको देखना पड़ेगा कि काम जो आपको मिला है कॉस्ट ऑडिट का, वो जो आपका टीम कर रहा है वो परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ प्रिपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. मतलब कितना दूर तक बन गया है और बन रहा है तो कैसे बन रहा है. रिव्यूइंग दैट द ऑडिट असिस्टेंट्स डू हैव नेसेसरी स्किल एंड कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड प्रोसीजर टू कैरी आउट द असाइंड टास्क एज पर द ओवरऑल प्लान. तो मॉनिटर करेगा आप लोग जाकर, आप एज अ सीनियर जाकर मॉनिटर करेंगे किसको? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को. फिर आप देखेंगे कि आपका जो ऑडिट असिस्टेंट्स है उसके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है. स्किल एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए कि वो ऑडिट वगैरह का जो करने काम जा रहा है वो जानता है, एज वेल एज ऑफ कोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग को भी समझता है. बीइंग अवेयर ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग क्वेश्चंस रेज्ड ड्यूरिंग कैरिंग आउट ऑफ द असाइनमेंट and assessing their significance and modifying the plan and program as considered necessary. बहुत अच्छी बात कही है. देखिए क्वालिटी ऑफ ऑडिट तभी बेटर होगा जब आप ऑडिट करने जब जा रहे हैं तो उस समय बहुत सारी क्वेरीज आती है. तो क्वेरीज में कौन सा क्वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट वाला क्वेरी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई आंसर मिला आपको तो उसके हिसाब से ज़रूरत पड़ने पर ऑडिट प्रोग्राम को और मॉडिफाई करेंगे. मतलब और हो सकता है हम और खुरापाती चीज़ खोज के निकालेंगे. सो यहाँ पर क्या है, सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस का बात हो रहा है. सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस एंड मॉडिफाई द प्लान एज रिक्वायर्ड. और चौथा बात हो रहा है रिमूविंग द डिफरेंसेस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट बिटवीन द पर्सनल एंड डिसाइडिंग द लेवल विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर रेफरेंस पर्पस. मतलब अगर ऑडिट टीम में 2-3 लोग चले गए, सब अलग अलग तरह से जजमेंट कर रहे हैं, तो काम कैसे होगा. तो उनका डिफरेंसेस को कम करना है बिटवीन द पर्सनल एंड डिसाइडिंग द लेवल विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर रेफरेंस पर्पस. डिसाइडिंग द लेवल विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर रेफरेंस पर्पस, ठीक है. तो कौन सा लेवल पे हम लोगों को सेटल होना है जिससे कि हम लोग फ्यूचर में जजमेंट जो ले रहे हैं, मतलब वो क्वेरीज़ के हिसाब से जो जजमेंट ले रहे हैं, किस बात को रिकॉर्ड में रख के आगे बढ़ना है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है. रिमूव डिफरेंस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है सर? प्रोफेशनल जजमेंट मतलब आप जब ऑडिट करने जाते हैं तो कुछ ऐसा बात बता रहा है जिससे आपको लग रहा है कि ये घोटाला कर रहा है, तो वो जजमेंट का बात हो गया, ठीक है. आप कुछ ओपिनियन बना रहे हैं अंदर, या फिर वो ऐसा बात कर रहा है, आपको लग रहा है सब ठीक है, बट किसी आपके दोस्त को लग रहा है, कॉलीग को लग रहा है बेसिकली कि वो गड़बड़ बोल रहा है. तो दोनों में डिफरेंस इन जजमेंट हो गया ना. प्रोफेशनल दोनों ही हैं बट दोनों अलग अलग जजमेंट दे रहे हैं, तो ऐसा कैसे होगा, ठीक है. तो यहाँ पे 3 बातें थी, बहुत सिंपल सी थी कि ऑडिट पर्सनल कैसा होगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा और क्वालिटी कंट्रोल कैसे आएगा.
ऑडिट पर्सनल कैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री का और कंपनी का। इंडस्ट्री के लिए स्टडी करो और कंपनी के लिए एनुअल रिपोर्ट को पढ़ो। फिर ऑडिट पर्सनल ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, उनको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको इंश्योर करना है कि फिज़िकल इंस्पेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ किया गया है कि नहीं किया गया है। मतलब जो लोग ऑडिट कर रहे हैं उनका भी करना चाहिए और ऑडिटर को जाके कंपनी का करना चाहिए। फिर वैसे ही फिज़िकल कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको देखना चाहिए, की पर्सनल कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसका नॉलेज क्या है वो भी देखना चाहिए। फिर बजट प्लान्स और स्ट्रेटजीज देखना है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को फिज़िकली चेक करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को स्टडी करना है और सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करके फाइल करना है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब वर्किंग पेपर्स जिसमें क्वेरीज और इश्यूज और स्टैटिस्टिकल डेटा सब आते हैं। जितना स्टैंडर्डाइज होगा उतना अच्छा क्वालिटी होगा। एडवांटेजेस क्या है, प्रोडक्टिविटी, क्विक रिट्रीवल, और इट शुड बी अगेन प्रॉपरली इंडेक्स की इजीली आप इसको रिट्रीव कर सकें, कन्वीनियंट सेक्शंस में डिवाइड करके रखें। इसका कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, सेफ कस्टडी रहना चाहिए और तब तक रखना है जब तक कि लीगल रिक्वायरमेंट बोलता है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपको मॉनिटर करना है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का प्रिपरेशन प्रोसेस को। फिर असिस्टेंट्स को का स्किल कॉम्पिटेंस है कि नहीं, सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस अगर कोई रेज किए गए तो अकॉर्डिंगली उसका हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम को मॉडिफाई करेंगे आप। और उसके बाद डिफरेंस इन प्रोफेशनल जजमेंट को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेक्शन हो गया इस चैप्टर का। सेकंड सेक्शन में चेकलिस्ट बताया जा रहा है टू ऑडिट वेरियस कॉस्ट एलिमेंट्स। तो इसमें इंस्टीट्यूट ने 16 आइटम का चेकलिस्ट दिया है। तो घबराइए नहीं, 16 ओ बाप रे कैसे होगा, ऐसे नहीं। आप पहला 5-7 पढ़ लेंगे ना, उसके बाद बहुत सारा रिपीट लगेगा। तो पहला 5-7 में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद रिपीट होते चले जा रहा है, बहुत सारा सिमिलर सा है। ठीक है, तो वो एक बार पढ़े बिना नहीं पता चलता। सर एग्ज़ाम में से क्वेश्चन कैसा आएगा, वो सीधा इसी को लेके बोल देगा, इनमें से कोई एक तो आ ही जाएगा आपके एग्ज़ाम में। आप मान लीजिए 16 में कोई एक तो आ ही जाएगा, इसमें आपको बोलेगा कि इसका ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। मे बी ऑडिट ऑफ की रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री स्टेटस का ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए एज पर चेकलिस्ट, आप बताओ। ठीक है, तो आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। जैसे नॉर्मली भी आप जब कंपनी ऑडिट वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है वाउचिंग वेरिफिकेशन कैसे करेंगे इस आइटम का, उसी तरीके से आपके कुछ आइटम्स के लिस्ट हैं और उसका आपको ऑडिट प्रोग्राम यानी कि चेकलिस्ट बताना है। सो पहला आता है, स्टार्ट करें ऑडिट ऑफ प्रोडक्शन। ये फर्स्ट वाला है ऑडिट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, ऑडिट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट वाइज ऑडिट ऑफ प्रोडक्शन आपको करना है। तो उसके लिए जो जो टेबल्स यहाँ पे रेकमेंड किए गए हैं वो सारा रिकॉर्ड्स आपको लेना है। किन से, टेबल किससे लेना है, क्लाइंट से। उसको बोलेंगे बना के दो। अब वो कुछ भी बना के देगा और आप लेके आ जाएंगे, तो प्रॉब्लम क्या होता है, फिर उसको रेफ़र करने में दिक्कत होता है। इसलिए यहाँ पे सब रेकमेंड किया गया कि स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है वो उनको दे दो, वो उसमें भर के देंगे आपको। ठीक है, आप जितना स्टैंडर्डाइज करा के चलेंगे उतना आपको फ्यूचर में ऑडिट का क्वालिटी कंट्रोल करने में ईजी रहेगा। ठीक है, सो फॉलोइंग चेकलिस्ट शुड बी कंसिडर्ड टू ऑडिट प्रोडक्शन प्रोडक्ट वाइज। तो फर्स्ट बोल रहा है इंश्योर दैट प्रॉपर इन्वेंट्री बैलेंसिंग इज देयर फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। इन्वेंट्री बैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि ओपनिंग स्टॉक प्लस जो प्रोडक्शन किया दैट शुड मैच विथ एक्सटर्नल सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस एनी इंटरनल ट्रांसफर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है वो मैच होना चाहिए। उसको रेफ़र करने के लिए टेबल 1 है, ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्शन ये दोनों का टोटल शुड मैच विथ ये 3 का टोटल। प्रोडक्ट वाइज आपका जो उसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है वो लिखकर कि मेट्रिक टन का है कि किलो लीटर का है कि व्हाटएवर जो कंपनी फॉलो कर रहा है, क्वांटिटी को कैसे मेज़र कर रहा है, और उसमें फिर ये सब डिटेल्स आपको फिलअप करना है। ठीक है, सेकेंड है आपको इंश्योर करना है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर इज करेक्टली कंसिडर्ड एज ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर। ये सब बेसिक होता है, हम लोग हर ऑडिट का प्रोसेस में सब करते ही हैं।
फिर बोल रहा है चेक करोगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ लास्ट 5 ईयर्स आप चेक करोगे कि कितना कैपेसिटी आपने बना रखा था और कितना कैपेसिटी इसमें यूज़ हुआ है। इसके लिए टेबल 2 बनाया हुआ है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन परसेंट 1 2 3 4 5 साल का आपको चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसका पर्पज़ ये है कि आपको पता चले कि कहाँ अंडर यूटिलाइज्ड है। अगर कोई भी अंडर यूटिलाइजेशन दिख रहा है तो आपको उस पर क्वेश्चन रेज करना है कि अंडर यूटिलाइज क्यों है, उसका रीजंस आपको पता करना और जस्टिफाई करवाना पड़ेगा कंपनी को कि ये इस कारण से अंडर यूटिलाइज्ड है। और उसके अलावा आपको पूछना पड़ेगा कि क्या स्टेप्स लिया गया जिससे कि ये भविष्य में अंडर यूटिलाइज ना रहे। फॉर एनी एबनॉर्मल अंडर यूटिलाइजेशन ऑडिटर शुड सीक द रीजंस। एबनॉर्मल अंडर यूटिलाइजेशन का मुझे रीजंस भी चाहिए और ये भी बताओ कि आप क्या स्टेप लिए टू अंडरटेक टू ओवरकम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। अंडर यूटिलाइजेशन शुड मेरिट अटेंशन एंड फोकस वेयर ईदर प्रोडक्ट इज प्रॉफिटेबल और द प्रोडक्ट हैज सब्सटेंशियल पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। उसी प्रोडक्ट में अंडर यूटिलाइजेशन वायबल है जहाँ पर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हो, जहाँ पर प्रोडक्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लीड कर रहा हो, कंट्रीब्यूशन आ रहा हो या प्रॉफिट पॉजिटिव आ रहा हो, तभी अंडर यूटिलाइजेशन ठीक है। अदरवाइज अंडर यूटिलाइजेशन तो नुकसानदायक चीज़ है। फिर आप पूछेंगे कि आपने कौन कौन से सिनेरियो में पूरे ईयर में एक्स्ट्रा कैपेसिटी ऐड किया ड्यूरिंग द ईयर बट एक्चुअल प्रोडक्शन अचीव्ड इज ईदर इक्वल टू और लेस देन दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। नया कैपेसिटी ऐड किया बट प्रोडक्शन आपने नहीं बढ़ाया, तो रीज़न फॉर द सेम आपको बताना पड़ेगा। मतलब आपको बताना पड़ेगा, मतलब मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। आप अगर ऑडिटर हो तो आपको लेना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑडिटर शुड आस्क फॉर MIS रिपोर्ट्स एज गिवन इन टेबल 1 and 2। MIS report is basically these reports will be prepared by your client and they will give it to you and you should all take those and file in the audit file, ठीक है। सो ये आपका 6 चीज़ है और टेबल 1 2 मैंने आपको दिखाई दिया। तो इसको याद करना पड़ेगा दोस्त। आप ये नहीं सोच सकते कि बस मैं देख लूँ। यू विल हैव टू रीड इट एटलीस्ट 3 more times in order to remember this। सो ऑडिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए इन्वेंट्री बैलेंसिंग अश्योर करना है। अब मेरा से क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपका कीवर्ड्स आपको मिल जा रहा है और एक बार समझ में आ जा रहा है कि इसमें हो क्या रहा है। याद करने के लिए थोड़ा सा आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। इन्वेंट्री बैलेंसिंग करने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्या करना है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस इंटरनल ट्रांसफ़र। सेकेंडली आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चेक करना है 5 साल का। अंडर यूटिलाइजेशन है तो रीजंस पूछना है और स्टेप्स क्या लिया कंपनी वो देखना है और चेक करना है कि अंडर यूटिलाइजेशन आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक अगर है तो वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल या फिर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वाला होना चाहिए। फिर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से मैच कर रहा है कि नहीं वो देखना है। और अगर एडिशनल कैपेसिटी ऐड किया और यूज़ नहीं किया है तो क्यों यूज़ नहीं किया, और MIS रिपोर्ट इन दिस टेबल्स आपको कलेक्ट करना है। टेबल 1 में इन्वेंट्री बैलेंसिंग है और टेबल 2 में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। और नेक्स्ट ऑडिट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट सीखो आप ऑडिट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट। इसमें सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, देखो टेबल का देखो नंबर से कोई मतलब नहीं है। 1 2 के बाद लेकर इंस्टीट्यूट कंटिन्यू किया जा रहा है टेबल नंबर और पढ़ने के लिए, ठीक है, बट टेबल का नंबर का कोई याद रखने का ज़रूरत नहीं लगता है मेरे को। टेबल का फॉर्मेट आपके लिए रेलिवेंट हो सकता है, क्या पता कुछ ऐसा डिटेल दे दे और बोले कि ऑडिट प्रोग्राम के हिसाब से जो टेबल बनना चाहिए वैसा बना के दिखाओ। दैट वी कांट इग्नोर। यू नेवर नो कि उससे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दिया और बोला टेबल का ढांचा में डाल के दिखा दो कि कैसे कैसा टेबल बनेगा। ओके, तो आइए आगे पढ़ते हैं। रॉ मटेरियल के लिए क्या बोला जा रहा है आप फॉलो करो, ठीक है, हड़बड़ाओ नहीं, फॉलो करो। इन्वेंट्री बैलेंसिंग है कि नहीं प्रॉपर, पहले वो देखना है। इन्वेंट्री बैलेंसिंग है कि नहीं मतलब वही चीज़ कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल का जो परचेजेज है दैट शुड बी इक्वल टू जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया प्लस क्लोजिंग स्टॉक।
राइट। या फिर ऐसे बोल सकते हो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसका रेफरेंस टेबल 3 में दिया हुआ है, तो टेबल 3 में जाके देखो आप कैसे दिया हुआ, ओपनिंग परचेज टोटल अवेलेबल इन दोनों को जोड़कर फिर कंजम्पशन, और अगर इंटरनल ट्रांसफ़र हुआ है टू अदर प्लांट तो वो, और क्लोजिंग स्टॉक। इससे मैच होना चाहिए तीनों का टोटल, और ये दोनों का टोटल मैच होना चाहिए। पहले प्रोड्यूस बोल रहे थे ऊपर वाला में, ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस बोल रहे थे क्योंकि वो प्रोडक्ट का था। यहाँ पे एक्सटर्नल सेल्स प्लस इंटरनल ट्रांसफ़र प्लस क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे थे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ओपनिंग प्लस परचेज, क्योंकि रॉ मटेरियल की बात हो रही है। फिर वहाँ पे सेल्स नहीं बोल रहे, कंजम्पशन। फिर इंटरनल ट्रांसफ़र यहाँ पे भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखा है, बट टेबल में लिखा है तो आप फॉलो कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे भी लिख सकते हैं। सेकेंडली आपको क्या करने का है, इनपुट आउटपुट रेशियोज़ अपने की रॉ मटेरियल्स का निकालना है। किसका? फॉर की रॉ मटेरियल्स फॉर प्रीवियस एटलीस्ट 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पर 5 साल में मान लीजिए लीस्ट इनपुट आउटपुट रेशियो आया, उसको बेंचमार्क मान लेना है। मानना है कि इतना ही हर बार होना था, बट नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो उसका रीजंस मांगेंगे, बताओ क्यों इनपुट आउटपुट रेशियो इतना ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा इनपुट आउटपुट रेशियो हो रहा है मतलब लॉसेस बढ़ रहा है, ठीक है। इनपुट आउटपुट रेशियो जितना लोवेस्ट है इसका मतलब बेटर है, आपका लॉस कम हो रहा है। थर्ड, अगर आप कोई केमिकल यूज़ करते हैं और वो अगर इवापोरेशन हो गया ड्यूरिंग स्टोरेज, इवापोरेशन ऑफ केमिकल्स ड्यूरिंग स्टोरेज, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए वो बता रहे हैं हम लोग। तो जिस प्रोडक्ट के लिए वो केमिकल यूज़ होता है उस प्रोडक्ट का कॉस्ट में, मटेरियल कंजम्पशन में वो चला जाना चाहिए। और अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है तो जो भी इवापोरेशन लॉस हुआ उसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स में बेस्ड ऑन द कंजम्पशन क्वांटिटी अपोर्शन कर देंगे, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है वो बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ मटेरियल होते हैं जिसका रेसिड्यू बच जाता है, तो वो सेलेबल भी हो सकता है या सेलेबल नहीं भी हो सकता है। तो अगर सेलेबल है तो उसका जो रेवेन्यू आएगा उसको उसी प्रोडक्ट से माइनस करना जिस प्रोडक्ट में वो मटेरियल यूज़ होता है। सिंपल। तो यही बात लिखा हुआ है। इन सम केसेस इट में हैपन दैट रेसिड्यू ऑफ सम पर्टिकुलर मटेरियल इज नॉट रीयूजेबल but has to be sold out in the market. Say for example material X used in product A and B. It may be the case that residue of A is sellable but that of B is not sellable. In such case, sale value of residue of material X will be reduced from material consumption of X for product A only. Other case may be that residue of both the products A and B is sellable. In such case, sale value of residue of material X will be reduced from material consumption of X फॉर प्रोडक्ट ए एज वेल एज फॉर प्रोडक्ट बी। फिर से बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, रेसिड्यू ऑफ रॉ मटेरियल मतलब अगर कोई मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज़ होता है, ठीक है, वो रेसिड्यू मतलब बचा कुचा मटेरियल, छांट बोलते हैं मतलब हिंदी में छांट, ठीक है। कपड़ा सिलाया तो उसका कतरन बच गया, लोहा काटा तो छोटा छोटा टुकड़ा बच गया, तो उसको यूज़ नहीं कर सकते आप, उसको फेंकना है। फेंकना की जगह बेच सकते हो। तो जिस प्रोडक्ट में वो जा रहा है, ठीक है, जिस प्रोडक्ट में जा रहा है उस प्रोडक्ट का बहुत बार ऐसा भी होता है, एक और तरह से इसको समझा जा सकता है कि उस प्रोडक्ट का रेसिड्यू भी सेलेबल है। बहुत बार होता है कि मटेरियल का रेसिड्यू सेलेबल नहीं है, बट वो जिस प्रोडक्ट में जाता है उस प्रोडक्ट का रेसिड्यू बोलकर सेलेबल है। जैसे सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जैसे कि अगर मैं कोई क्लॉथ को लेकर शर्ट बना रहा हूँ तो क्लॉथ का रेसिड्यू सेलेबल नहीं है बट शर्ट का रेसिड्यू सेलेबल है। एक एग्जांपल, हालांकि बात एक ही चीज़ है, बट ऐसी इंटरप्रेट कर रहे हैं इस तरह से कि अगर ऐसा केस हुआ तो जो मटेरियल रेसिड्यू से रियलाइजेशन होगा वो प्रोडक्ट का कॉस्ट से कम होगा। सिंपल भाषा तो यही है। और अगर ये मटेरियल मल्टीपल प्रोडक्ट में यूज़ हुआ है और दोनों का रेसिड्यू सेलेबल है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी का रेसिड्यू सेलेबल है, तो जो एक्स का रेसिडुअल वैल्यू है, जो भी सेल वैल्यू आएगा रेसिड्यू का, वो दोनों में माइनस कर दिया जाएगा। दोनों के कॉस्ट में से इन रेशियो ऑफ कंजम्पशन माइनस कर दिया जाएगा। फिर से पढ़ लो। इन सम केसेस इट में हैपन दैट रेसिड्यू ऑफ सम पर्टिकुलर रॉ मटेरियल इज नॉट रीयूजेबल
but has to be sold out in the market. For example, material X is used in product A and B. It may be the case that residue of A is sellable but that of B is not sellable. तो इसको कनेक्ट किया जा रहा है, X का रेसिड्यू सेलेबल है, तो आपको देखना होगा कि X किस प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट A में जा रहा है। अगर प्रोडक्ट A में जा रहा है तो उसका रेसिड्यू यदि सेलेबल है, प्रोडक्ट A का रेसिड्यू यदि सेलेबल है, तो आप क्या बोलेंगे, X का रेसिड्यू जो सेलेबल है वो A का कॉस्ट से कम होगा। उसी तरह से अगर A और B दोनों में जा रहा है, दोनों का रेसिड्यू सेलेबल है, तो X का जो सेल वैल्यू है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर R&D किया गया है टू कैरी आउट रिडक्शन इन द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, तो उसको चेक करना है कि कितना से रॉ मटेरियल रिडक्शन हुआ है। जैसे कंपनियां कॉस्ट रिडक्शन के लिए काम करती रहती है, R&D करती रहती है। अगर कोई R&D सक्सेसफुल हुआ है जिससे कि मटेरियल कंजम्पशन कम हुआ है, तो चेक करना है कि कितना से कम हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है टू चार्ज रॉ मटेरियल कॉस्ट टू द प्रोडक्ट्स। आप जो रॉ मटेरियल का नेट कॉस्ट है वो प्रोडक्ट में चार्ज करोगे। आप प्रोडक्ट में जब चार्ज करोगे तो फीफो या वेटेड एवरेज में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हो, बट जो फॉलो करोगे वो हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। फीफो और वेटेड एवरेज कुछ भी फॉलो किया जा सकता है, बट कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट 7 नंबर में देखो, बहुत बार कंपनी एक एक्सपेंस कंट्रोल चार्ट बनाता है। एक्सपेंस कंट्रोल चार्ट बनाता है टू कीप द कंट्रोल ओवर ऑल द एक्सपेंसेस दैट दे आर डूइंग फॉर रॉ मटेरियल्स, एंड दे मे मेक दैट चार्ट कॉस्ट सेंटर वाइज, मतलब किस किस जगह पे उनका वो कॉस्ट मटेरियल का लग रहा है। तो उसका जब टोटल निकालोगे, दैट शुड मैच विद द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड मीन्स टोटल ऑफ मटेरियल कॉस्ट इन ट्रायल बैलेंस। ये यहाँ पे बोला हुआ है, रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कॉस्ट सेंटर शुड बी इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन टीबी। टीबी माने ट्रायल बैलेंस, ठीक है, मतलब टैली होना चाहिए, डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए। फिर अगर आपने कोई मटेरियल इन हाउस बनाया है तो उसका आप डेफिनेटली कोई सेपरेट कॉस्ट सेंटर मेंटेन करते होंगे। सो आपको देखना होगा कि आप जो भी खर्चा उस मटेरियल को बनाने के लिए कर रहे हैं वो उसी कॉस्ट सेंटर पे बुक्ड है ना, ठीक है। कॉस्ट सेंटर मतलब आप जैसे एक हेड बना लेते हैं ना कि इन हाउस मटेरियल यदि मैं बना रहा हूँ तो मेरा एक हेडिंग मैंने बना लिया, उस पर अब जो भी रिलेटेड खर्चा लगेगा वो उसी के नाम पे चढ़ेगा। तो यही क्रॉस चेक करने बोला जा रहा है कि उस मटेरियल का, इन हाउस मटेरियल का जो नेट वैल्यू है या कॉस्ट है, शुड बी डन एज पर कॉस्ट विच आर बुकड इन दैट कॉस्ट सेंटर ओनली। अगर बुकिंग नहीं हुआ है तो बुकिंग करो, ठीक है, और हुआ है तो उसी के हिसाब से उसका वैल्यूएशन आना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप मान लीजिए अपने यहाँ पर इम्पोर्टेड मटेरियल के साथ साथ लोकल रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, मिक्स करके यूज़ करते हैं, इम्पोर्टेड प्लस लोकल रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, एंड आप उससे बहुत सारा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इम्पोर्टेड मटेरियल और लोकल मटेरियल फिर हर प्रोडक्ट में चार्ज होगा। तो किस तरह से चार्ज होगा उसके बारे में बोल रहा है। समटाइम्स इट मे हैपन दैट बोथ इम्पोर्टेड एंड लोकल रॉ मटेरियल आर यूज्ड इन वेरियस प्रोडक्ट्स। इन सच केस इट्स प्रूडेंट टू शो कंजम्पशन ऑफ बोथ इम्पोर्टेड एंड लोकल मटेरियल इन सेम प्रोपोर्शन इन ऑल द प्रोडक्ट्स। मतलब जैसे इम्पोर्ट का मान लो 1 kg है, लोकल का 4 kg है, तो ये रेशियो बन गया 1:4। अब आपने जितना भी इम्पोर्टेड मटेरियल और लोकल मटेरियल यूज़ किया, बट आप जब प्रोडक्ट में उसको चार्ज करोगे तो हर प्रोडक्ट में रेशियो 1:4 का ही मेंटेन करोगे। प्रोडक्ट में जब चार्ज करोगे तो हर प्रोडक्ट में रेशियो 1:4 का ही मेंटेन करोगे, सेम प्रोपोर्शन। और ये सेम बात रिपीट हो रहा है 10 नंबर पॉइंट में, जहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं लोकल और सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल अगर आपने यूज़ किया तो वही सेम प्रोपोर्शन आप फॉलो करोगे इन ऑल द प्रोडक्ट्स। बहुत बार डिस्टिलेशन लॉस होता है। डिस्टिलेशन इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो डिस्टिलेशन लॉस यदि हुआ वो प्रोसेस कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए ऑयल रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को डिस्टिल करते हैं, वो हाई लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जिससे कि उसका इम्प्यूरिटीज़ को हटाते हैं, तो उसको हटाने से डिस्टिलेशन में लॉस होगा।
जितना इनपुट डालेंगे उतना तो आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि जो कचरा है वो तो हटाए जा रहे हैं, करेक्ट। तो अगर डिस्टिलेशन लॉस मान लीजिए आपका मेन प्रोसेस में हुआ, उसमें मेन प्रोसेस में जो हुआ, तो जो भी प्रोडक्ट आपका मेन प्रोसेस में बना है सबको बियर करना पड़ेगा। और अगर डिस्टिलेशन लॉस आगे जाके फर्दर प्रोसेस में हो रहा है, जैसे पेट्रोल डीजल पहले बन के आ गया, उसके बाद हाई स्पीड पेट्रोल बन के आ रहा है, उसमें भी फिर डिस्टिलेशन लॉस हो रहा है, तो वही प्रोडक्ट बियर करेगा जो फर्दर प्रोसेस के बाद हो रहा है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। डिस्टिलेशन लॉस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कैन बी explained by citing the example, say a company is making product A which can either be sold as product A or can be converted into B and can be sold as product B. Now sometimes A is required to be distilled either before selling it as product A. अगर before selling it as product A उसको डिस्टिल किया जा रहा है तो उसका कॉस्ट A में ही जुड़ेगा, एंड दूसरा before its conversion into B तो फर्दर प्रोसेसिंग वाला बात हो गया। In case of one above it will form part of cost of A, in case of two it will form the part of cost of B। जो आप लोग फर्दर प्रोसेसिंग जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में सीखते हो वही बात है। फिर 12वां नंबर पॉइंट बोल रहा है कि अगर आपने कोई स्टोरेज टैंक रेंट किया है, स्टोरेज टैंक अगर आपने रेंट किया है तो वो रेंटेड कॉस्ट, रेंट का जो कॉस्ट लगा वो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल का पार्ट है। फिर अगर आपने कोई भी मटेरियल का स्टैंडर्ड से ज़्यादा यूसेज देखा तो आप उसका रीज़न खोजोगे, मतलब वही MUV एडवर्स आया तो उसके लिए चेक करोगे कि सही इक्विपमेंट से या सही प्लांट से वो बना है कि नहीं बना है, ठीक है, करेक्ट इक्विपमेंट हैज़ बीन यूज्ड और नॉट। फिर आपको ये ध्यान होगा, आप लोग ABC एनालिसिस पढ़ते थे, तो ऑडिट में हम लोग हर चीज़ का ऑडिट नहीं करने जाते हैं, हम लोग ABC एनालिसिस कर करके ऑडिट करते हैं, यानी कि उसी मटेरियल को पहले पकड़ेंगे जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट वैल्यू का है, 70% वैल्यू पे रखता है बट स्पेस से 10% ही ऑक्यूपाई करता है। तो एक कैटेगरी बोल रहा हूँ, A कैटेगरी का जो मटेरियल है उस पे ही आपको ध्यान देना है और कोशिश करना है कि A कैटेगरी का मटेरियल्स में 2-3 मटेरियल भी आ सकता है, 5-7 मटेरियल भी आ सकता है, उस सबको अलग अलग टाइम पे आपने परचेज़ किया होगा तो सबका रेट अलग अलग हो सकता है। ये कह रहा है कि कोशिश करो कि A कैटेगरी रॉ मटेरियल आपका हमेशा फिक्स्ड रेट पर चार्ज हो सके। दिस विल रिजल्ट इन नो रिस्क फैक्टर और फॉर एनी इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ दैट रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बोल रहे हैं कि जैसे जस्ट इन टाइम अप्रोच अगर हम आपको पढ़ाए हैं तो आपको याद होगा, तो उसमें तो क्या करते थे लोग कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे सप्लायर के साथ, जिससे कि हम लोगों को अननेसेसरी मटेरियल कॉस्ट में फ्लक्चुएशन न बियर करना पड़े। यहाँ पे फिक्स रेट लाने बोल रहा है, बोले कोशिश करो कैसे फिक्स्ड रेट आ जाए। फिक्स रेट आने के लिए आप हो सकता है सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आप मुझे एक ही रेट पर पूरा साल सप्लाई करिए, मेरे लिए सिग्निफिकेंट मटेरियल है, मेरे को इसका फ्लक्चुएशन होने से मेरा पूरा प्रोडक्ट का प्राइसिंग हिल जाता है। सो दैट वे यू हैव टू टॉक, ये यहाँ पे बोल रहा है, एक्सप्लोर करो पॉसिबिलिटी है क्या। नेक्स्ट, अगर कोई भी R&D डिपार्टमेंट से पता चला कि ऑल्टरनेटिव चीपर मटेरियल अवेलेबल है तो आपको पता करना है और ये इंश्योर करना है कि उससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। अगर किसी भी तरह का डीमरेज, डिटेंशन या पेनल्टी चार्जेस पे किया गया तो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, आपको ये भी देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो उसका जो फीचर्स है वो अननेसेसरी है, उसको हटा देंगे तो कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा। ये सब वैल्यू इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाते हैं कॉस्टिंग में, तो सब ऑडिट के समय आपको बुद्धि लगाते रहना है ये सब के बारे में कि अननेसेसरी फीचर्स बना रखा है और उसको हटा दें तो हम लोग, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट का स्कोप खाली ये नहीं ना काउंटिंग रिकॉर्ड स्टडी करके आओ, कॉस्ट ऑडिट का स्कोप में ये भी आता है कि आप उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस करो, आप उनको इफ़ेक्टिव बनाओ, इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाओ उनकी कंपनी का। इसलिए ये सब भी करते हैं कि अपने फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट को भी स्टडी करते हैं कि कौन सा फीचर अननेसेसरी चला रखा है और अगर रियल में नेसेसरी है तो क्यों नेसेसरी है। आपको ये इंश्योर करना है कि फिर उसका क्या कस्टमर का विलिंगनेस है पे करने का। नेक्स्ट, अगर रॉ मटेरियल डिस्पैच हो चुका है सप्लायर के यहाँ से
तो उसका ओनरशिप यूजुअली अपने मान लेते हैं ना, ट्रांसफ़र हो चुका है अपने यहाँ पर, जैसे ही डिस्पैच हो गया। बहुत बार सप्लायर बोलता है ना, आई सेल एट माई प्रेमाइसेस एंड आई विल इशू इनवॉइस वंस इट इज़ डिस्पैच इट इज़ योर्स। अगर ऐसा कुछ है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया, तो वो स्टॉक में मुझे अपना लेना पड़ेगा। इट शुड बी कंसिडर्ड इन ट्रांजिट और एज रिसीट, स्टॉक इन ट्रांजिट या रिसीट्स बोल के दिखाना है। फिर ओपनिंग बैलेंस इज़ करेक्टली मैचिंग विद क्लोजिंग बैलेंस और नॉट। आपको फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करना है, और अगर कुछ भी डिफरेंस मिला तो उसको एडजस्ट कर देना है बुक्स में। फिर वैल्यूएशन ऑफ रिसीट्स, यानी जब परचेज़ कर रहे हो आप, उसका वैल्यूएशन करते हो ना, स्टोर लेजर कार्ड बनाते हो तो उसमें रिसीट्स का रेट लिखा हुआ रहता है। हम लोग लैंडेड कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाते थे, उसमें बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ रिसीट होता था, जिसमें लैंडेड कॉस्ट में आपको इंक्लूड करना है फ्रेट्स एंड अदर चार्जेस जो भी उससे जुड़ा हुआ लगा है। तो लैंडेड कॉस्ट के बारे में बोल रहा है। फिर आपको ये भी देखना है कि ओवर यूसेज कहाँ कहाँ पे हो रहा है, और जहाँ जहाँ हो रहा है बेसिकली वो MUV एडवर्स जहाँ जहाँ आ रहा है डिपार्टमेंट वाइज, उसका आपको लिस्ट बनाना है एंड उन लोग को चेक करना है कि वो लोग उसके ऊपर एक्शन लेता है कि नहीं लेता है। फिर R&D डिपार्टमेंट शुड ऑल्सो सजेस्ट हाउ टू रिड्यूस एंड एलिमिनेट वेस्टेज, तो वो किया है कि नहीं उसको चेक करोगे। और ट्रेंड चेक करोगे रेट्स ऑफ रॉ मटेरियल का। किसका रॉ मटेरियल का? की रॉ मटेरियल। की रॉ मटेरियल मतलब वही ए कैटेगरी, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस हमारे लिए रखता है ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स। कभी कभी 4 साल का चेक करें, कभी कभी 5 साल का चेक कर रहे हैं। सो टेबल नंबर 4 यहाँ पर एक ही टेबल खाली बताया, 3, 4, 5 ऐसे 3 बताया। तो टेबल 4 कैसा दिखता है आप देख लो। रेट्स ऑफ की रॉ मटेरियल का नाम होगा, रुपीज़ पर मेट्रिक टन एक रेट यूनिट एज्यूम कर लिया है, 4 साल का रेट देखना है, ठीक है। और 3 में मैंने बता ही दिया था। और टेबल 5 में हम लोग को चेक करना है कंजम्पशन ऑफ की रॉ मटेरियल्स पर मेट्रिक टन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। यहाँ पर टेबल 5 का पॉइंट ये बोल रहा था कि अब जब आप इनपुट आउटपुट रेशियो देख रहे हो ना प्रीवियस 3 to 5 ईयर्स का, तो उसमें आपको ये चेक करना है कि कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आपने यूज़ किया फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो उसके लिए रुपीज़ पर मेट्रिक टन भी इन लोगों ने, कंजम्पशन ऑफ की रॉ मटेरियल पर मेट्रिक टन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट का मतलब है रुपीज़ पर मेट्रिक टन नहीं, वो मेट्रिक टन बाई मेट्रिक टन लिखा हुआ है, इनपुट आउटपुट रेशियो के लिए रखा हुआ है। इनपुट इज टू आउटपुट, पहले रॉ मटेरियल का नाम, फिर वो किस फिनिश्ड गुड्स में जाता है उसका नाम, और फिर यूनिट में इसका मेट्रिक टन बाई इसका मेट्रिक टन करने से रेशियो आएगा। और सारा रेशियो आपको स्टडी करना है। कितना साल का? 4 साल का। इनपुट आउटपुट रेशियो 3 to 5 ईयर्स लिखा है, बट ऐसा नहीं है कि 3 साल ही करना है या 5 साल ही करना है। यहाँ पे फॉर्मेट में 4 साल बताया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। मेरा काम है एक बार समझा देना, फिर आप एक बार ऐसे ही रिपीट करेंगे ऊपर का तो आपको याद हो जाएगा। और देखते देखते भी ऐसे आप एक एक करके ऐसे रिपीट नहीं करो। रिपीट करने का तरीका है कि एक बार पहले पूरा पढ़ो, फिर दूसरी बार पूरा पढ़ो, फिर तीसरी बार पूरा पढ़ो, मतलब जितना पूरा चैप्टर है वैसे। ऐसे मान लीजिए कोई बच्चा लोग समझ रहे रिपीट करना है 3 बार, तो चेक द ट्रेंड चेक द ट्रेंड चेक द ट्रेंड 3 बार हो गया, ऐसे थोड़ी ना होगा। R&D डिपार्टमेंट R&D डिपार्टमेंट R&D डिपार्टमेंट, ऐसे थोड़ी रिपीट करना है। ओके, एक बार इसी को पढ़ के फिर इसी को 3 बार पढ़ेंगे अभी तुरंत ऐसे नहीं। पहले एक बार पूरा फ्लो ख़त्म करो, फिर वापस एक फ्लो, फिर वापस एक फ्लो। तो बेसिकली आप क्या करो, अभी एक बार मेरे साथ सुन लो, फिर वापस वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा के फिर से सुन लेना, तो आपके दिमाग में बस जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ की रॉ मटेरियल इन्वेंट्री स्टेटस। तो की रॉ मटेरियल मतलब वही रॉ मटेरियल जो हमारा ए कैटेगरी का मटेरियल है, रिप्रेजेंटिंग सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री वैल्यू, वही ए कैटेगरी, ठीक है। तो इसका कंट्रोल पॉइंट्स हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले करंट स्टॉक पोजीशन आप देखेंगे इनका, फिर चेक करेंगे कि क्या स्टॉक पोजीशन कंजम्पशन पैटर्न के हिसाब से ही मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे क्या पता चलता है कि अगर आपने ओवर स्टॉकिंग कर लिया है तो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। चेक वेदर अननेसेसरी इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री रिजल्ट्स इन मोर एंड मोर कॉस्ट लॉक्ड अप इन द इन्वेंट्री। वही मैं बोला ना, अननेसेसरी इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री हुआ है क्या, बिकॉज दैट विल
that will increase the cost of inventory, ठीक है, बिकॉज ऑफ वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट कॉस्ट। आगे बढ़े। सो टेबल 6 आपका क्या बोल रहा है? टेबल 6 आपका बोल रहा है लिस्ट ऑफ की रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री डोमिनेटिंग टोटल इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स। मतलब की रॉ मटेरियल क्या क्या है वो सब आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ फिनिश प्रोडक्ट लिख दिया बट रॉ मटेरियल लिखना था, इन लोगों को मिस्टेक है, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है। फिर एवरेज मंथली कंजम्पशन चेक करना है उसका, प्रीवियस ईयर में क्या था, करेंट ईयर में कितना कंजम्पशन है। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द मंथ क्या है, जिससे कि आप कंजम्पशन और क्लोजिंग स्टॉक को कंपेयर कर पाएँ। और इन दोनों से बेसिकली आप एक रेशियो निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा ही है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में एवरेज स्टॉक लेते हैं, बट यहाँ पे कंजम्पशन और क्लोजिंग स्टॉक का रेशियो लेना है, जिसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक एज मंथ्स कवर। तो दिस इज लाइक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये वाला जो है ना, ये आपका स्टॉक पोजीशन इज इन लाइन विद कंजम्पशन पैटर्न और नॉट, वो बेसिकली आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से पता चलता है, ठीक है। सो ये टेबल्स का रेलेवेंसी देखिए अभी पता नहीं चल रहा है, ये नहीं सोचेगा कि एकदम काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या पता आपको बोल देगा फाइंड क्लोजिंग स्टॉक एज मंथ्स कवर एज डिफाइंड इन कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम ऑफ की रॉ मटेरियल इन्वेंट्री स्टेटस। तो कैसे निकालना, एक बार नहीं देखा हुआ होगा तो छोटा सा चीज़ हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तीन ही बात था। करेंट स्टॉक को देखो, स्टॉक कंजम्पशन के पेस में है कि नहीं वो देखो, और अननेसेसरी वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री तो आप नहीं मेंटेन कर रहे हैं ना, उसको देखो। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाओ, ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। सो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के लिए आपको पहले चेक करना है ए कैटेगरी कॉस्ट सेंटर्स, जिसके लिए बोल रहे हैं टेबल 7 चाहिए। तो टेबल 7 में आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी आपका किस किस जगह सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। ए कैटेगरी पे फोकस करो, मतलब जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है उस पर ध्यान दो। तो वैसे यहाँ पे जो लिस्ट बताया हुआ है वो बता रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो सकता है। एक फैक्ट्री में जितने रकम के डिपार्टमेंट हो सकते हैं वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर 1 2 3, तो 1 2 3 में क्या क्या होगा, 3 ही होगा ऐसा नहीं, हम लोग को पता है, एक एग्जांपल के लिए 3 बोला हुआ है। फिर यूटिलिटी कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, वो सर्विस कॉस्ट सेंटर जैसे होते हैं जो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर को सपोर्ट करते हैं। फिल्टर्ड वाटर बनाने वाला डिपार्टमेंट, डीएम वाटर मतलब डीमिनरलाइज वाटर वाला डिपार्टमेंट, स्टीम बनाने वाला, एयर कंप्रेसर, नाइट्रोजन, कूलिंग वाटर, चिल्ड वाटर, फिर इसका भी टोटल। फिर अदर्स में और भी स्टोर्स है, वेयर हाउस है, ऑफिस है, उसका भी टोटल। बट इन सब में से फोकस किस पे करना है? फोकस ऑन ए कैटेगरी कॉस्ट सेंटर्स। ए कैटेगरी कॉस्ट सेंटर कौन सा हुआ? जो आपका ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, ठीक है। फोकस ऑन ए कैटेगरी कॉस्ट सेंटर्स। अरे भैया नेक्स्ट, any increase in consumption without corresponding increase in output requires explanation from the management as it is a matter of concern। आपका अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है जो किलोवाट आवर्स में होता है, फॉर एग्जांपल किलोवाट आवर्स विथ रिस्पेक्ट टू कितना फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब वही इनपुट आउटपुट रेशियो टाइप का ही है, वो आपको चेक करना है, जिसके लिए टेबल नंबर 8 बताया हुआ रेफरेंस में। तो टेबल 8 में हम क्या चेक करें, एक तरह से देखो किलोवाट आवर्स पर मेट्रिक टन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। तो इट्स अगेन लाइक इनपुट आउटपुट रेशियो ओनली। इनपुट में क्या है, किलोवाट आवर है, और आउटपुट में क्या है, मेट्रिक टन है। तो ये रेशियो आपको चेक करना है लास्ट 5 ईयर्स का, और किस प्रोडक्ट का, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी का लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है उसका ही चेक करना है। और अगर कहीं पर भी एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है, मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो ज़्यादा होने से नुकसान है, कम होने से बेस्ट है, तो आपको वो कंसर्न हाईलाइट करना और उसका रीज़न सीक करना है। नेक्स्ट,
ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट यानी रुपीज़ पर किलोवाट आवर क्या पड़ रहा है ओवर द 5 years, एज वेल एज रुपीज़ पर मेट्रिक टन ऑफ की फिनिश प्रोडक्ट वो भी देखना है, एज वेल एज टोटल कॉस्ट देखना है। 3 चीज़, रुपीज़ पर किलोवाट आवर, रुपीज़ पर मेट्रिक टन और टोटल कॉस्ट। टेबल नंबर 9, 10, 11 दिया हुआ है ना, तो 9, 10, 11 का 3 वर्किंग है। अब देखना कैसे दिखाया हुआ है। 9 में कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रुपीज़ पर किलोवाट आवर, ये रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। फिर है रुपीज़ पर मेट्रिक टन, ये रेट हो गया रुपीज़ पर किलोवाट आवर। फिर रेट दिखाना है आपको रुपीज़ पर मेट्रिक टन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। मेट्रिक टन आती है फिनिश गुड्स के हिसाब से हो गया कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आप बना रहे हो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके, और उसके अगेंस्ट में मतलब कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। और फिर टोटल कॉस्ट को भी आपको कंपेयर करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंपेयर करना है, तो आपको पता चलेगा कि कब ज़्यादा लग रहा है कब कम लग रहा है, कंपेयर करके एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपको इंश्योर करना है कि प्रॉपर मीटर्स इंस्टॉल्ड है कि नहीं। फिर आपको इंश्योर करना है कि मीटर्स कैलिब्रेटेड है कि नहीं। कैलिब्रेटेड मतलब वो होता है ना, कई बार मीटर चालू तो है बट रीडिंग ठीक से नहीं दे रहा है, तो रीडिंग ठीक से दे रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, मंथली रिपोर्ट आपको बनाना है कॉस्ट सेंटर वाइज कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट किस किस कॉस्ट सेंटर में कितना रुपया एलोकेट हो रहा है, जो टेबल 7 में आपको दिखाया था। और उसी के बेस पे हम लोग प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट एलोकेशन फिर कर पाते हैं। जैसे आप एक सिंपल ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो फिर वही प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का जो टोटल आता था उसी से तो प्रोडक्ट कॉस्ट होता था ना। तो इसमें टेबल 7 एंड 12 को रेफर किया गया। तो टेबल 12 आप देख लो, टेबल 12 क्या है, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट वाइज भी बता रहा है कि एक एक प्रोडक्ट में कितना किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका लगा, सबका किलोवाट आवर आपको नोट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट सेंटर वाइज टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्ट वाइज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। फिर देखना है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन ओवरऑल कॉस्ट। बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग सोर्स होता है ना, विंड पावर, सोलर पावर, थर्मल पावर। तो जो जो पावर का सोर्स है वो सारा का आपको सोर्स का इफेक्ट अपने ओवरऑल कॉस्ट पे चेक करना है। फिर चेक दैट ऑप्टिमम इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम द चीपर सोर्स, ये इंश्योर करना है कि आपका चीपेस्ट सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। ये दोनों एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ है टेबल 13 से। तो टेबल 13 में बस सोर्स वाइज सोर्स 1 to 3 लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया, विंड पावर, सोलर पावर, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, ऐसे कई सारा हो सकता है ना। बायोगैस से कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है, तो कितना किलोवाट आवर जनरेट हुआ, क्या उसका कॉस्ट लगा, और कॉस्ट पर किलोवाट आवर क्या हुआ। इसमें रुपीज़ पर किलोवाट आवर हम लोग को चाहिए, जिसको आप एवरेज कॉस्ट बोल सकते हो। तो इसमें हम लोग देखेंगे भैया जहाँ पे सबसे चीपेस्ट है वही चलना चाहिए हम लोगों का। तो ये हो गया पूरा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का ऑडिट का बात। ओके, एक बार फिर से दोहराओ, जितना दोहराओगे उतना फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में क्या चेक करना है, हम लोग चेक करेंगे कॉस्ट सेंटर वाइज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है। अब आप बोलेंगे सर टेबल पढ़ें क्या, देखो टेबल एक बार नज़र से भी निकाल लेते हैं ना, तो जो यहाँ लिखना चाह रहा है वो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ठीक है, तो आपको कॉस्ट सेंटर वाइज अगर आप टेबल 7 देखें तो आपके दिमाग में उतर गया होगा कि टेबल 7 मेरे को देखना है। फिर नेक्स्ट मुझे देखना है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मेट्रिक टन ऑफ फिनिश गुड्स, एक्स्ट्रा लगा तो रीजंस चाहिए। फिर ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, हम लोगों को रेट चाहिए, हम लोगों को टोटल चाहिए, हम लोगों को रेट पर किलोवाट आवर चाहिए और रेट पर मेट्रिक टन ऑफ की प्रोडक्ट भी चाहिए। ठीक है, फिर प्रॉपर मीटर है कि नहीं, फिर कैलिब्रेटेड है कि नहीं, फिर कॉस्ट सेंटर वाइज को ही यूज़ करके प्रोडक्ट में कॉस्ट जाएगा। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी चेक करेंगे, उनका कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, और उसे ऑप्टिमम सोर्स आइडेंटिफाई करके रिकमेंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ऑडिट ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय डीजी सेट। डीजी सेट इज डीजल जनरेटर सेट।
तो अगर आप डीजल जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो कैसे ऑडिट करेंगे, तो इसका काफ़ी हद तक मैचिंग है ऊपर वाले से, इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो काफ़ी हद तक मैचिंग है। आप देखना आपको बहुत सारा पॉइंट्स कॉमन मिलेगा। सबसे पहले बोल रहा है कि डीजी सेट का जो मैनेजर है या इंचार्ज है वो आपको एक रिपोर्ट बना के देगा, वो आपका ऑडिट का बेसिस है, उसका मंथली रिपोर्ट आपका ऑडिट का बेसिस है। वो मंथली रिपोर्ट जो बना के देगा उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स 3 चीज़ होना चाहिए। पहला आवर्स ऑपरेटेड, ठीक है, पहला क्या है, आवर्स ऑपरेटेड, दिख रहा है ना, आवर ऑपरेटेड। दूसरा क्या है, ये एक नया तरह का पेन है जिससे दाग नहीं पड़ता है, ठीक है, लिखो और मिट जाता है। लेज़र पेन बोलते हैं इसको, लेज़र पेन। ओके, तो मंथली रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, आवर्स ऑपरेटेड होना चाहिए, कितना देर डीजी को चलाया था, फिर क्वांटिटी ऑफ हाई स्पीड डीजल कितना इतने यूज़ किया, क्वांटिटी ऑफ डीजल, हाई स्पीड डीजल बोलने का बात है बट क्वांटिटी ऑफ डीजल आपने कितना यूज़ किया, और यूनिट्स कितना इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट किया। ये रिपोर्ट का डिटेल में आना चाहिए मंथली, और इसी के बेस पे ऑडिट होगा। फिर वही कॉमन पॉइंट्स आ गया, देखो प्रॉपर मीटर, और मीटर शुड बी कैलिब्रेटेड। फिर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे पता चले कि क्वांटिटी ऑफ डीजल कितना आपने यूज़ किया है। फिर इनपुट आउटपुट रेशियो तो आपको चेक करना ही पड़ेगा, तो इनपुट है डीजल और आउटपुट है किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो रेशियो ऑफ किलोवाट आवर्स जनरेटेड टू डीजल यूज शुड बी स्टडीड फॉर प्रीवियस 5 ईयर्स, यानी कि इनपुट आउटपुट रेशियो, इट्स नथिंग बट इनपुट आउटपुट रेशियो। नेक्स्ट, फिर क्या बोला जा रहा है, ensure that allocation of units to various cost centers are in line with the output of respective cost centers। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जब एलोकेट करोगे डीजी सेट का कॉस्ट को, तो उस कॉस्ट सेंटर में एलोकेट करना जो इसका सर्विस को यूज़ किया है, और उसका आउटपुट का रेशियो में एलोकेट करना। एलोकेशन ऑफ यूनिट्स टू वेरियस कॉस्ट सेंटर्स आर इन लाइन विद द आउटपुट ऑफ रेस्पेक्टिव कॉस्ट सेंटर। मतलब मान लीजिए जिसमें ज़्यादा आउटपुट आया तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट जाना चाहिए। फिर बोल रहा है एम्प्लॉय कॉस्ट इज़ प्रॉपरली बुकड और नॉट। इसका ध्यान दीजिएगा कि जो एम्प्लॉय डीजी सेट के लिए काम करे उसका कॉस्ट डीजी सेट पे जाना चाहिए। फिर कोई भी मटेरियल आपने यूज़ किया है, स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स या रिपेयर का वर्क हुआ है, तो उसका कॉस्ट भी ठीक से बुकड हुआ है कि नहीं वो देखना है। फिर डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस भी ठीक से बुक हुआ है कि नहीं वो देखना है। इंश्योर दैट प्रॉपर कॉस्ट सेंटर इज एलोकेटेड टू डीजी सेट। इसका मतलब क्या है कि डीजी सेट का जो हेडिंग है वो प्रॉपरली बना हुआ है कि नहीं, और उसी पे सारा कॉस्ट ठीक से चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर जनरली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स एन एक्सपेंस कंट्रोल चार्ट। उसके बारे में मटेरियल वाला में बात किया था, कॉस्ट सेंटर वाइज होता है। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है बस उस पर गो थ्रू करो, बट एक्चुअली गो थ्रू करके क्या होगा, आपको ये चेक करना है कि उसका जो टोटल है वो ट्रायल बैलेंस से मैच हो रहा है कि नहीं। वो लिखा नहीं है बट गो थ्रू करने बोला है, बट इम्प्लाइड है कि आप वही चेक करोगे। और MIS रिपोर्ट चाहिए आपको 14, 15, 16 में। टेबल 14 में रुपीज़ पर किलोवाट आवर आपको देखना है। फिर किलोवाट आवर मतलब हो गया रुपीज़ पर किलोवाट आवर मतलब कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट आवर। फिर ये रुपीज़ पर मेट्रिक टन मतलब फॉर फिनिश गुड्स आपको देखना है। और कॉस्ट सेंटर वाइज जो एक्सपेंस कंट्रोल चार्ट में जैसे बोल रहा था ना, वैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सेग्रीगेटेड है कि नहीं वो देखना है। तो टेबल 14 देखो आप, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड,
और ये सब आपको 5 साल का देखना है, ठीक है। फिर सेकंड आ रहा है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मीट्रिक टन ऑफ प्रोडक्ट, और कॉस्ट सेंटर वाइज वही वाला ढांचा, ये बार बार रिपीट होगा, जब जब कॉस्ट सेंटर वाइज टेबल बनेगा ऐसे ही बन रहा होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा है, आपको रिलेट हो रहा है, आपका एफर्ट मैं कम करने आया हूँ, ठीक है। अब आपको बस याद करने पे समय देना है, समझने का काम बस इस वीडियो के साथ हो जाएगा, लोड नहीं रहेगा, क्या रेलिवेंट है वो पता चल जा रहा है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करने का है, याद करने का है। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ डीमिनरलाइज्ड वाटर। ऑडिट ऑफ डीमिनरलाइज्ड वाटर में क्या है, फॉलोइंग चेकलिस्ट शुड बी केप्ट इन व्यू टू ऑडिट डीमिनरलाइज्ड वाटर कॉस्ट ड्यूरिंग कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। तो डीमिनरलाइज्ड वाटर बेसिकली वाटर का ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है, जिसमें वाटर के मिनरल्स का कॉम्पोजिशन को बदला जाता है फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इन फैक्ट्री फॉर डिफरेंट पर्पजेज। जैसे प्रॉपर कॉस्ट सेंटर उसको एलोकेट हुआ है कि नहीं, इसका मतलब होता है कि जैसे आप जब अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो उसका जैसे नॉर्मल अकाउंट्स में एक डेटर है या एक कस्टमर है, ठीक है, तो कस्टमर का आपका जो भी खर्चा होगा वो कस्टमर का उस पर्टिकुलर जॉब में जिसका आप काम कर रहे हो उसमें चार्ज होना चाहिए ना। जैसे आप कोई लैपटॉप सर्विस कराने जाते हैं, ठीक है, तो आपका सर्विस में जो जो पार्ट्स लगा, जो जो टाइम लगा, उसका एक सर्विस स्लिप बनाता है वो लोग। उस सर्विस स्लिप पे सब लिखते रहते हैं कि क्या क्या खर्चा आपके नाम पे लग रहा है, तो उसी से बिलिंग करके आपसे टोटल पैसा लेते हैं। जैसे कार सर्विसिंग में होता है, तो ये जो सर्विस स्लिप आपके नाम का बनता है उसको जॉब नंबर बोल सकते हो, ऑर्डर नंबर बोल सकते हो, वो एक्चुअली कॉस्ट सेंटर का काम कर रहा है, दैट इज़ द कॉस्ट सेंटर, उसके अगेंस्ट में सारा कॉस्ट बुक होगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, डीमिनरलाइज्ड वाटर कॉस्ट का कॉस्ट सेंटर, जैसे ऊपर में भी आया था कॉस्ट सेंटर है कि नहीं, मतलब आपको ये इंश्योर करना है कि उसका एक हेडिंग बना हुआ है कि नहीं, और उस सारा खर्चा उस हेडिंग पे चार्ज होता है कि नहीं, मल्टीपल हेडिंग्स तो नहीं है ना, जिसका खर्चा कहीं और तो नहीं जा रहा है ना। फिर वैसे ही देखना, मंथली रिपोर्ट होगा और उसमें कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट में क्या क्या होगा। मंथली रिपोर्ट होगा और उसका कंटेंट्स में क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ फिल्टर्ड वाटर यूज्ड, क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स यूज्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कितना यूज़ हुआ डीमिनरलाइज करने के लिए, क्वांटिटी ऑफ डीमिनरलाइज्ड वाटर जनरेटेड। जैसे मिनरल वाटर माने क्या होता है, प्योर वाटर, फिल्टर्ड वाटर। डीमिनरल मतलब क्या होगा, इम्प्योर वाटर, मतलब उन लोग अपने तरफ से वाटर में केमिकल मिला रहा है, ठीक है। तो डीमिनरलाइज्ड वाटर जनरेटेड। फिर क्वांटिटी ऑफ डीमिनरलाइज्ड वाटर एलोकेटेड टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स, बॉयलर एक्सेट्रा, डीएम वाटर एलोकेशन कितना हुआ, ठीक है। तो प्रॉपर कॉस्ट सेंटर है कि नहीं, मंथली रिपोर्ट चाहिए, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कितना फिल्टर्ड वाटर, कितना केमिकल, कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना डीमिनरलाइज वाटर जनरेट हुआ, और किस तरह से वो डीमिनरलाइज वाटर एलोकेट होगा। फोर्थ, देयर शुड बी प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस टू क्वांटिफाई क्वांटिटी ऑफ डीमिनरलाइज्ड वाटर generated and quantity allocated to various cost center. Quantify the DM water generated and allocated. क्या मतलब हुआ, quantify the DM water generated, कितना वाटर डीमिनरलाइज वाटर हमने जनरेट किया और कितना हमने उसको एलोकेट किया, ठीक है। उसका प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक से उसको नोट करके रखना है, कितना जनरेट करके कितना दूसरे जगह बांट दिया। प्रॉपर मीटर होना चाहिए, कैलिब्रेट करोगे उसको, कैलिब्रेटेड होना चाहिए। फिर इंश्योर दैट क्वांटिटी ऑफ डीमिनरलाइज्ड वाटर एलोकेटेड टू कॉस्ट सेंटर्स इज इन लाइन विद द आउटपुट ऑफ कॉस्ट सेंटर। वही चीज़ रिपीट पॉइंट हो रहा है वापस, ये पॉइंट उसमें भी आया था, डीजी सेट वाला में भी देख रहे हैं ना। मंथली रिपोर्ट वहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। मंथली रिपोर्ट का इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग है। प्रॉपर मीटर वहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, कैलिब्रेट वहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए। एलोकेशन इन लाइन विथ आउटपुट ऑफ कॉस्ट सेंटर है, यहाँ पे भी एलोकेशन इन लाइन विथ आउटपुट ऑफ कॉस्ट सेंटर है। तो एग्ज़ाम में
ऐसा तो हो ही सकता है ना कि आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ तो लिख कर आ ही सकते हैं। फिर आ रहा है एम्प्लॉय कॉस्ट प्रॉपरली बुक हुआ है कि नहीं वो देखना, कंज्यूमेबल्स कॉस्ट एंड रिपेयर कॉस्ट बुक हुआ है कि नहीं वो देखना, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस ठीक से बुक हुआ है कि नहीं वो देखना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिपार्टमेंट हम लोग का कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्कशीट बनाता है उसके हिसाब से मैच हो रहा है कि नहीं वो देखना, कॉस्ट ऑफ केमिकल्स जो इसमें यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जैसे दिया ना ये इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल, ये कॉस्ट इसका वर्कशीट होगा कुछ, और इसका बोल रहा है स्टोर लेजर होगा, कि ये दो कॉस्ट कहाँ से आया उसको खोजना है, सोर्स खोजना है उसका। फिर एक्सपेंस कंट्रोल चार्ट अगर आप बनाते हैं जिसमें कॉस्ट सेंटर वाइज आपका डिटेल है तो उसको गो थ्रू करना, और आपका जो कॉस्ट ऑफ फिल्टर्ड वाटर है उसका जो कॉस्ट शीट है वो भी परफेक्ट है कि नहीं वो भी देखना है, क्वांटिटी ऑफ फिल्टर्ड वाटर का भी कोई कॉस्ट शीट होगा उसको देखना है जिससे इसका कॉस्ट आपको मिले। ओके, सो विथ ऑल दीज आगे बढ़ते हैं। आपको फिर लास्ट में MIS रिपोर्ट चाहिए, टेबल 17, 18, 19। 17 का काम है रुपीज़ पर किलो लीटर ऑफ डीमिनरलाइज वाटर, फिर रुपीज़ पर मीट्रिक टन फॉर फिनिश गुड्स, और फिर कॉस्ट सेंटर वाइज कंजम्पशन जैसा ऊपर में था एग्जैक्टली वही 3 टेबल यहाँ पर भी लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला ना, इनिशियल कुछ में टाइम लगता है पढ़ने में, बट आगे का काफ़ी रिपीट सा है तो वो याद हो जाता है देखते देखते। बस आपको रिलेट रखना, इतना सारा पॉइंट्स जो है ना वो कहीं मिक्सअप नहीं हो जाए, इसका पॉइंट उधर उसका पॉइंट इधर नहीं हो जाए। रेलिवेंट जगह का रेलिवेंट पॉइंट आपको याद रखना है, उसके लिए 2 बार पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ आप, ऑडिट ऑफ स्टीम कॉस्ट। स्टीम कॉस्ट एक्चुअली बॉयलर का काम होता है स्टीम जनरेट करना। फैक्ट्री में बॉयलर करके एक मशीन होता है जो स्टीम जनरेट करता है, तो उसका ऑडिट कैसे करेंगे। अगेन उसका जो इंचार्ज होगा वो मंथली रिपोर्ट बना के देगा। उस मंथली रिपोर्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होना चाहिए। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है कितना देर बॉयलर चला, आवर्स ऑपरेटेड, कितना क्वांटिटी ऑफ स्टीम जनरेट हुआ, फिर उसको जनरेट करने के लिए कितना डीमिनरलाइज वाटर कंज्यूम किया, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, कितना फ्यूल कंजम्पशन किया, कितना फर्नेस ऑयल, LSHS एक एक्चुअली टाइप ऑफ फ्यूल होता है, लो सल्फर हेवी स्टॉक, लाइट डीजल ऑयल, कोल, लिग्नाइट एक्सेट्रा, क्या क्या बाकी का जो केमिकल्स या मटेरियल्स है वो यूज़ हुआ। स्टीम कंजम्पशन इन बॉयलर ऑक्सिलरी, बॉयलर ऑक्सिलरी में कितना स्टीम कंज्यूम हो गया, बॉयलर को ऑपरेट करने के चक्कर में या बॉयलर के जो ऑक्सिलरीज हैं उसमें कितना स्टीम कंज्यूम हो गया। लाइन लॉसेस मतलब पाइपलाइन लॉसेस, पाइपलाइन में ट्रांसफ़र होते हैं स्टीम जब इधर से उधर, तो उसमें कितना लॉस हो गया। स्टीम कंज्यूम बाय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड लैब्स, कितना स्टीम डिफरेंट जगह कंज्यूम हुआ है, तो ये सब रिपोर्ट में आना चाहिए मंथली। कॉस्ट ऑडिटर शुड चेक द फॉलोइंग रेशियोज फॉर 5 ईयर्स, क्या क्या उसमें वो चेक करेगा। टोटल कॉस्ट ऑफ स्टीम जनरेटेड फॉर 5 साल, फिर वो चेक करेगा क्वांटिटी ऑफ स्टीम जनरेटेड पर यूनिट ऑफ फ्यूल, फिर क्वांटिटी ऑफ स्टीम इन बॉयलर ऑक्सिलरीज टू टोटल स्टीम, क्योंकि ये सब लॉसेज है, ये सब लॉसेज को अगर हम नोट नहीं करेंगे तो हम कभी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्वांटिटी ऑफ लाइन लॉसेस इज टू टोटल स्टीम, फिर क्वांटिटी ऑफ स्टीम पर मीट्रिक टन ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट पर मीट्रिक टन ऑफ स्टीम फॉर 5 ईयर्स। ये सब देखो 3 चीज़ बहुत कॉमन हो रहा है, रेट पर किलोवाट आवर या रेट पर किलो लीटर, और यहाँ पर भी क्वांटिटी ऑफ स्टीम का रेट में भी वो हो सकता है मीट्रिक टन में हो, तो कॉस्ट पर मीट्रिक टन ऑफ स्टीम, फिर कॉस्ट पर मीट्रिक टन ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो बेसिक चीज़ रिपीट होते जा रहा है। फिर फोकस ऑन ए कैटेगरी कॉस्ट सेंटर्स जिसमें सबसे ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, फिर प्रॉपर स्टीम मीटर्स होना चाहिए, कैलिब्रेटेड होना चाहिए। पाइपलाइन लॉसेस प्रॉपर के रोकने के लिए इंश्योर करो कि जो पाइपलाइंस है वो प्रॉपरली इंसुलेटेड होगा। फिर एम्प्लॉय कॉस्ट ठीक से बुक हुआ है कि नहीं, कंज्यूमेबल स्टोर्स बुक हुआ है कि नहीं, डेप्रिसिएशन बुक हुआ है कि नहीं। फिर कॉस्ट ऑडिटर शुड गो थ्रू स्टीम कॉस्ट ऑफ प्रीवियस 5 ईयर्स एंड देयर कैन बी एन एक्सपेंस कंट्रोल चार्ट
कॉस्ट सेंटर वाइज विच यू मस्ट गो थ्रू एज एन ऑडिटर। ओके, तो टेबल नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं 20, 21, 22, 23, 24, और वो सब बहुत ऑब्वियस सा चीज़ है। कॉस्ट ऑफ स्टीम जनरेटेड, इनपुट आउटपुट रेशियो के लिए यहाँ पे था ना टेबल नंबर 21, क्वांटिटी ऑफ स्टीम जनरेटेड पर यूनिट ऑफ फ्यूल यूज्ड। तो ये एक्चुअली इनपुट आउटपुट रेशियो है। फ्यूल में जैसे कोल, स्टीम, इन दोनों का रेशियो देख रहा है, कोल कितना यूज़ हुआ और स्टीम कितना यूज़ हुआ, और इन दोनों का रेशियो से ये आ रहा है। फिर कंजम्पशन ऑफ स्टीम पर मेट्रिक टन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो स्टीम कितना यूज़ हुआ, प्रोडक्ट कितना बनाया, इन दोनों से रेशियो आ रहा है। फिर कॉस्ट ऑफ स्टीम पर मेट्रिक टन ऑफ प्रोडक्ट 1 फॉर प्रीवियस 5 ईयर्स। प्रोडक्ट 1 मतलब की प्रोडक्ट्स पे खाली ध्यान दो। फिर कंजम्पशन इन स्टीम इन मेट्रिक टन फॉर प्रीवियस 5 ईयर्स कॉस्ट सेंटर वाइज। कॉस्ट सेंटर वाइज ऊपर में जो लिस्ट था ना बड़ा सारा, उसके हिसाब से तो वो लोग के यहाँ पे कितना कंजम्पशन इन मेट्रिक टन हुआ है स्टीम का, वो आपको बताना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स कॉस्ट में आ जाइए। ये काफ़ी हद तक सिमिलर मिलेगा आपको जो हम लोग मटेरियल में सीखे थे उसके जैसा। देखिए क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में बोल रहा है कि कॉस्ट ऑडिटर को टेबल 25 में जैसा बताया गया है वैसा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है कॉस्ट सेंटर वाइज। कॉस्ट सेंटर वाइज वाला एक टेबल याद है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2, 3, यूटिलिटी डिपार्टमेंट का 5-6 नाम, स्टोर्स, ऑफिस, वेयरहाउस, वही। ओके, और उसमें 5 साल का डिटेल होना चाहिए। वो डिटेल कहाँ से ऑब्टेन करेगा? क्या तो आपको कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट देगा या फिर कोई ERP सिस्टम होगा वहाँ से मिलेगा, जो आपको ग्लांस में दिखा देगा ईयर वाइज, कॉस्ट सेंटर वाइज एक्सपेंस ऑन स्टोर्स एंड स्पेयर्स कितना हो रहा है। जहाँ पर भी इंक्रीज़ हुआ है उसका रीजंस पूछना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा, और आप फोकस करोगे सिर्फ ए कैटेगरी ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स पे। ए कैटेगरी मतलब वही 70-20-10 एनालिसिस वाला जो आप लोग पढ़ाई किए हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल 25 को नज़र से दौड़ा लो, वही वाला टेबल है ना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट बोल रहा है इसमें आपको प्रोडक्ट वाइज, जैसे कॉस्ट सेंटर वाइज है वैसे फिर से एक और है प्रोडक्ट वाइज। बस प्रोडक्ट्स रहेंगे आपके, जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उसके हिसाब से कितना स्टोर्स एंड स्पेयर्स कॉस्ट इन लास्ट 5 ईयर्स हुआ और उसका भी इंक्रीज़ क्यों हुआ वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये है टेबल नंबर 26। टेबल 26 प्रोडक्ट वाइज 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, रुपीज़ इन लैक्स 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 और 18, 19। नेक्स्ट थर्ड आ रहा है कॉस्ट ऑडिटर को क्या करना चाहिए, कुछ रैंडम टेस्ट करना चाहिए। रैंडम चेक हम लोग बोलते हैं, रैंडम टेस्ट ऑडिट का बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। फ्यू मेजर आइटम्स आपको उठाना चाहिए स्टोर्स एंड स्पेयर्स का, और देखना चाहिए कि वो करेक्टली कॉस्ट सेंटर्स में बुक हुए कि नहीं। मतलब बेसिकली स्टोर्स एंड स्पेयर पे कॉस्ट जो लगा वो चार्ज भी तो करना है, तो ठीक से चार्ज हुआ है कि नहीं रेस्पेक्टिव कॉस्ट सेंटर में, और वो करेक्टली है कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स पर मेट्रिक टन प्रोडक्ट वाइज आपको देखना है लास्ट 5 ईयर्स का, जो टेबल 27 में है। और अगर आपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अपने प्रोडक्ट की लो साइड पर की है, लोअर की है, तो आपको वो लो यूटिलाइजेशन जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से प्रोडक्ट कम बनता है और तो कॉस्ट पर मेट्रिक टन ज़्यादा आ जाएगा। और अगर आपने एक्सपेंस कंट्रोल चार्ट बनाया हुआ है कॉस्ट सेंटर वाइज, तो आपको चेक करना है कि उसका जो टोटल है वो ट्रायल बैलेंस से मैच करता है कि नहीं। ये आपका बेसिक काम है। तो यहाँ पर स्टोर्स एंड स्पेयर्स हो गया, बहुत इजी था। ठीक है, 25-26 में क्या किया हमने, प्रोडक्ट वाइज बना लिया, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर वाइज बना लिया, और यहाँ पर रुपीज़ पर मीट्रिक टन आपने निकाला प्रोडक्ट वाइज। ओके, फिर ऑडिट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है, मैंने लिख ही दिया है सेम एज ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स। मतलब वही पहला पैराग्राफ में कॉस्ट सेंटर वाइज आपको
सारा रिकॉर्ड ईआरपी सिस्टम और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से लेना है 5 साल का। उसमें जो भी एक्स्ट्रा लगा उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप फोकस ए कैटेगरी पे ही करेंगे, ठीक है। फिर ए कैटेगरी कौन सा होता है यहाँ पे ठीक से बताया हुआ है, बट आपको पता ही है। फिर आप वो डिटेल प्रोडक्ट वाइज भी निकलवाएंगे, उसका अलग टेबल है। और वही सेम उसमें भी एक लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर कुछ हुआ है तो उसके ऊपर मुझे रीजंस चाहिए। If there is any substantial increase in expenditure with respect to any particular product, then reasons for the same should be identified and what action has been taken to prevent such recurrences. थर्ड, फ्यू मेजर आइटम्स को लेकर आपको चेक करना चाहिए वो प्रॉपरली बुक हुआ है कि नहीं, ठीक है, प्रॉपरली बुक्ड और नॉट। फोर्थ, कॉस्ट ऑडिटर शुड आस्क फॉर इंफॉर्मेशन as shown in table 30 for basically cost of repairs and maintenance per metric ton। जैसे यहाँ पे भी था ना, cost of stores and spares per metric ton product wise, सेम पॉइंट है। वो 5 साल का आपको लेना है। उसमें जो भी लो कैपेसिटी वाला था वो यहाँ पे बात कर रहा है उसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज में इंक्रीज इन कॉस्ट को जस्टिफाई करना है, यहाँ पे लोअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को जस्टिफाई करना है। वही मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, बट आप समझ गए होंगे। फिर एक्सपेंस कंट्रोल चार्ट अगर आप बनाते हैं तो इट शुड मैच विद द ट्रायल बैलेंस। हो गया। तो ये टेबल तो रिपीट ही हो रहा है एक तरह से। अब आपको पॉइंट्स याद रह गए तो आपका काम हो गया। तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स में जैसे अगर कीवर्ड्स याद रखें, कॉस्ट सेंटर वाइज इंक्रीज टू बी जस्टिफाइड। फिर आपका आ रहा है प्रोडक्ट वाइज इंक्रीज टू बी जस्टिफाइड। फिर आपका आ रहा है तीसरा पॉइंट फ्यू मेजर आइटम्स। फिर रुपीज़ पर मेट्रिक टन लोअर कैपेसिटी टू बी जस्टिफाइड। ऐसे पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे तब आपका काम होगा। शॉर्ट में जो यहाँ पे हमने कीवर्ड्स लिखा उससे याद करने पड़ेंगे। एक्सपेंस कंट्रोल चार्ट है तो ट्रायल बैलेंस से मैच कराना है। फिर आ जाओ ऑडिट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। सो एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या बोल रहा है आपको देखना है। कॉस्ट ऑडिटर शुड वेरीफाई द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या चेक करोगे 5 साल का कॉस्ट सेंटर वाइज, ठीक है। वेरीफाई करोगे पहले कॉस्ट सेंटर वाइज। यहाँ पे ट्रिक है कॉस्ट सेंटर वाइज। क्या क्या चेक करोगे कि 5 साल का टोटल कॉस्ट कितना हुआ, कितना आदमी था और कॉस्ट पर एम्प्लॉय क्या है। फिर वापस चेक करोगे प्रोडक्ट वाइज। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, प्रोडक्ट वाइज। क्या क्या चेक करोगे, वही 3 चीज, एम्प्लॉय कॉस्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कॉस्ट पर एम्प्लॉय। इन सब के लिए टेबल्स बना के इन लोगों ने दिया है। आप उसको एक बार नज़र से निकाल लोगे तो क्या है, चीज़ें याद हो जाती हैं। तो कॉस्ट सेंटर वाइज हो गया, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया। फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट पर एम्प्लॉय हो गया, है ना। उसी तरह से प्रोडक्ट वाइज है। फिर प्रोडक्ट वाइज एम्प्लॉय कॉस्ट पर मेट्रिक टन चाहिए लास्ट 5 ईयर्स का। अगर कोई भी इंक्रीज ड्यू टू लोअर कैपेसिटी हुआ तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। लोअर कैपेसिटी का पॉइंट यहाँ पे डाल दिया है, अलग अलग ब्रेक कर दिया, पिछला में एक साथ था। फिर 5th पॉइंट यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट कॉस्ट सेंटर वाइज लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इज रेगुलरली अपडेटेड इन एम्प्लॉय पेरोल सो दैट द कॉस्ट सेंटर वाइज एम्प्लॉय कॉस्ट गिव्स करेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। सो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन क्या करना है, कॉस्ट सेंटर वाइज लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इज करेक्टली अपडेटेड इन पेरोल। अपडेटेड इन पेरोल, पेरोल मतलब एचआर जो मेंटेन करता है पेमेंट करने के लिए, जो रजिस्टर रख के रखता है, सो दैट एम्प्लॉय कॉस्ट गिव्स द करेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट पर कॉस्ट सेंटर। फिर 6th पॉइंट है, जनरली एम्प्लॉयज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉस्ट सेंटर टू अनदर कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट ऑडिटर शुड इंश्योर दैट पेरोल ऑफ एम्प्लॉयज रिफ्लेक्ट ऑल सच ट्रांसफर्स करेक्टली एंड टाइमली। सो ट्रांसफर्स ऑफ एम्प्लॉय टू बी करेक्ट, उसको करेक्ट होना चाहिए, वो पेरोल के हिसाब से या पेरोल डिपार्टमेंट में वो ठीक से लिखा हुआ होना चाहिए।
जैसे जो एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसका कॉस्ट उस डिपार्टमेंट में जाएगा ना, तो अगर ट्रांसफ़र हो गया तो जहाँ पे आ गया वहाँ का कॉस्ट में जुड़ जाएगा, जहाँ से चला गया वहाँ का कॉस्ट से हट जाएगा। 7th, increase in number of employees for particular cost centers or product should be looked into and reasons for justification to be obtained। क्यों इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्यों हुआ, विथ रीजंस आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, कहीं पर भी, चाहे कॉस्ट सेंटर में हो या प्रोडक्ट के लिए हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ है नहीं इसमें, एम्प्लॉय कॉस्ट में फिर से रिपीट कर देता हूँ। चलो, कॉस्ट सेंटर वाइज एम्प्लॉय चाहिए, कितना आदमी है, टोटल कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट पर एम्प्लॉय चाहिए। वही प्रोडक्ट वाइज सेम चीज़ चाहिए। फिर कॉस्ट पर मेट्रिक टन जानना है, लोअर कैपेसिटी जस्टिफाई करना है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ को लेकर है, ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ और इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का रीजंस चाहिए। हो गया। समझने के लिए बहुत आसान होते चला जा रहा है, बस आपको 2 बार और पढ़ना है जिससे कि आपको याद हो जाए। और ऐसा नहीं कि पूरा पूरा याद हो, थोड़ा भी याद हो तो कुछ तो लिख पाएंगे एग्ज़ाम में, पूरा याद हो तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, इस पेपर में तो ऐसे ही लॉटरी आता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कॉस्ट। तो क्वेश्चन आता है कि इंश्योरेंस क्या चीज़ का है। तो इंश्योरेंस प्लांट एंड मशीनरी का हो सकता है, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट का हो सकता है, या फर्नीचर एंड फिक्सचर का हो सकता है। तो आपको ठीक से उसको सेग्रीगेट करना है, कॉस्ट सेंटर वाइज टेबल 38, प्रोडक्ट वाइज टेबल 39। वही रीजन है सारा का सारा, वही जो आप स्टोर स्पेयर में सीखे थे, इंक्रीज टू बी जस्टिफाइड। ठीक है। फोकस ऑन ए कैटेगरी, सारा पॉइंट्स रिपीट है, ए कैटेगरी पे फोकस करो। वही चीज़ यहाँ पर भी, इंक्रीज टू बी जस्टिफाइड, फोकस ऑन ए कैटेगरी। फिर यहाँ पर कॉस्ट ऑडिटर शुड आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज शोन इन टेबल 40 विच इज़ कॉस्ट पर मेट्रिक टन, लोअर कैपेसिटी टू बी जस्टिफाइड। ओके। मेन है, मुझे ये पता है कि आप इसको देखते ही आप समझ जाएंगे अंदर में क्या लिखना है, बट अभी मेन क्या चीज़ पे आपको टाइम देना होगा कि इसमें क्या क्या लिखना है। अंदर का तो आप एलेबोरेट कर पाएंगे, ये मेरे क्लास से आपको फ़ायदा हो गया, बट आपको अलग से एफर्ट देना है कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। टेबल सब इसमें उतना कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, वो तो एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट में आ जाओ। सो पहले इन लोग बता रहे हैं व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, जैसे कि हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोग ऐसे ही है ना घास छिलते छिलते तो फाइनल में पहुँचे। छोड़िए, बुरा नहीं मानिएगा बात को। फिर चेकलिस्ट के लिए हम लोग आए, वही ज्ञान है, कॉस्ट सेंटर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, वही सेम टू सेम, मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता अब तो। ठीक है, और खेल ख़त्म। और एक कॉस्ट पर मेट्रिक टन वाइज, लोअर कैपेसिटी टू बी जस्टिफाइड, बोनांजा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑडिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड किस लिए इनकर होता है वो पहले बता रहे हैं, टू रन इट्स बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग इट्स प्रोडक्ट। फिर है कॉस्ट ऑडिटर शुड आस्क फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑडिटर को क्या क्या चाहिए, 4 साल का, इस बार नया चीज़ है 4 साल का, ट्रेंड ऑफ एक्सपेंसेस चाहिए, ईयर वाइज अमाउंट एंड परसेंटेज, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रुपीज़ पर मेट्रिक टन प्रोडक्ट वाइज भी चाहिए। टेबल 44 और 45 आप देखिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का ब्रेकअप दिया हुआ, बहुत सारे एग्जांपल, स्टेशनरी ऑफ कंप्यूटर्स, अदर ऑफिस यूज, ट्रैवलिंग, बस एक्सपेंस, यूनिफॉर्म, सिक्योरिटी, लीगल फीस, सेमिनार, टेलीफोन, बुक्स, ऑडिट फीस। ठीक है। फिर उसके बाद डोनेशन, पेनल्टीज, ऑडिट, तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर टेबल आ गया मतलब ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। फिर उसका एनालिसिस नीचे में दिया हुआ है, बट आपको क्या चीज़ जानना है, 4 साल का, 1 2 3 4। फिर सबका टोटल अमाउंट होगा और परसेंट होगा। परसेंट किसका होगा, टोटल का, कि टोटल जो होता है ना, ये अगर 100% है तो उसके हिसाब से ब्रेकअप हर एक का परसेंट में क्या आ रहा है, जिससे आपको पता चल जाएगा किस जगह हम लोगों का बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है, किस जगह हम लोगों का बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं।
फिर आपको रुपीज़ पर मेट्रिक टन बताने बोला है, तो प्रोडक्ट वाइज आप बताओगे कितना रुपया पर मेट्रिक टन ऑफ प्रोडक्ट लगा। अब उसके बाद एनालिसिस आ रहा है कि आपको ये देखना है, ये सारा डिटेल्स ईयर वाइज ग्लांस आपको दे रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज भी बता दे रहा है और कॉस्ट सेंटर वाइज भी बता दे रहा है, वो तो अपने को समझ में आ ही रहा है। नाउ ऑडिटर शुड सी दैट basis of allocation of or apportionment of this admin overhead is consistently applied to different cost centers or product, ठीक है। कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब किस तरह से आप अपना खर्चा को प्रोडक्ट में बांट रहे हो। कोई रेशियो यूज करोगे तो कोई भी एबनॉर्मल इंक्रीज हो गया एक्सपेंस में तो उसका कॉस्ट सेंटर वाइज ब्रेकअप लगेगा एंड ऑफ कोर्स फिर रीजंस आपको डिस्कस करना है और उसको प्रिवेंट करने का स्टेप्स लेना है। फिर यहाँ पर डोनेशन एंड पेनल्टीज था ना, इसके लिए बोला हुआ है इट शुड नॉट बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नॉट चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये इंश्योर करना है। उसका अमाउंट वहाँ पे आ गया बट शुड नॉट बी चार्ज टू कॉस्ट। फिर अगर कोई भी सब्सटैंशियल इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है इन कॉस्ट पर मेट्रिक टन इन लास्ट 4 ईयर्स तो उसका रीजंस आपको खोजना है। फिर आपको देखना है कि जैसे ये सब चीज़ क्या होता है ना, स्टेशनरी बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत सारे ऑफिसेज में यूज़ होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या कोई एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हर बार खरीदते अलग अलग रेट पे आता है तो इससे अकाउंटेबिलिटी गड़बड़ा जाती है। तो क्या कोई एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है जिससे कि एक ही आदमी से खरीदेंगे बट वो फिक्स रेट पे पूरा साल सप्लाई करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। तो अगर हो रखा है तो वो पता करना है कि अगर है तो कितना पीरियड के लिए है, क्या रेट है, वो चेक करना है, ठीक है। ये 6 नंबर पॉइंट है। 7 नंबर पॉइंट में बोल रहे हैं कि अगर ट्रैवलिंग कॉस्ट में चाहे डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो कोई भी इंक्रीज़ हुआ है तो क्यों हुआ है उसका रीज़न पता करना है। और वो हो सकता है कोई बिजनेस एक्सपेंशन करने आप जा रहे होंगे इस रीज़न से होगा, बट उसका कॉस्ट सेंटर वाइज एनालिसिस चाहिए। सब्सटैंशियल इंक्रीज इन डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रैवल होगा तो ब्रेकअप चाहिए कॉस्ट सेंटर वाइज, ठीक है, ब्रेकअप चाहिए कॉस्ट सेंटर वाइज। और फिर लीगल एंड प्रोफेशनल फीस को लेके बोला है कि आपको इंश्योर करना है कि लिटिगेशन का जो खर्चा है वो कहीं उसके बेनिफिट को एक्सीड ना कर जाए, ठीक है। तो इसको लेकर एक आपके लिए डिस्कशन है कि इसका कॉस्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू बेनिफिट्स। ट्रैवलिंग को लेकर है कि इसको लेकर ये बोल रहे हैं कि इंक्रीज टू बी जस्टिफाइड, ठीक है। फिर इसको लेकर बोल रहे हैं स्टेशनरी और अदर ऑफिस यूज़ का आइटम को लेके बोल रहे हैं कोई एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट है तो देखो ARC बोल रहे हैं, अगर है तो वो पता लगाओ क्या रेट वगैरह उसमें चल रहा है। बाकी चीज़ के लिए ऐसा कुछ बोला नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 4 पॉइंट आ गया और बाकी आपको ट्रेंड पता करना है, रुपीज़ पर मेट्रिक टन पता करना है। उसके अलावा बेसिस ऑफ एलोकेशन कंसिस्टेंट होना चाहिए और सब्सटैंशियल इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो आपको रीजंस के साथ जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड काफ़ी हद तक एडमिन ओवरहेड जैसा मैच करता है। तो पहला वो ऊपर में बोला है वाटर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्यों लगता है, मैन्युफैक्चरिंग वाले को भी लगता है, वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाले को भी लगता है। जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है उनका भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है और जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उनको भी सेल करने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, इसलिए उसका अकाउंटिंग के लिए चेकलिस्ट बनाया हमने। नेसेसिटी फॉर अकाउंटिंग ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, नेसेसिटी क्या है, क्योंकि इससे कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी पता चलता है ठीक से, तो आपको इसलिए उसका कंट्रोल करना चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल करना चाहिए। और बेसिकली आप नेसेसिटी मतलब 3 नेसेसिटीज़ है। पहला नेसेसिटी है, फर्स्ट नेसेसिटी इज डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, सेकेंड नेसेसिटी इज कॉस्ट कंट्रोल, थर्ड नेसेसिटी इज प्राइसिंग। डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट कंट्रोल और तीसरा है प्राइसिंग, ओके। नेक्स्ट, अ कॉस्ट ऑडिटर शुड आस्क फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑडिटर अब ऑडिट करने के लिए क्या क्या मांगेगा, वो ट्रेंड मांगेगा, रुपीज़ पर मेट्रिक टन मांगेगा 4 साल का, वही दोनों सेम है, सेम एज एडमिन ओवरहेड।
बस नेसेसिटी यहाँ पे नया आ गया, डिटरमाइन करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट कंट्रोल करना है और प्राइस फिक्स करना है, इसलिए। फिर दोनों टेबल से डिटेल आ गया। फिर वही सारा बात है, स्टेशनरी ट्रैवलिंग वाला बात, ठीक है। लीगल कॉस्ट, वही है, लीगल कॉस्ट कहीं आपका बेनिफिट से ज़्यादा नहीं हो जाए, ट्रैवलिंग अननेसेसरी क्यों हो रहा है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। प्रॉपर एलोकेशन टू कॉस्ट सेंटर होना चाहिए। आगे देखो, बेसिस ऑफ एलोकेशन शुड बी रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट। एबनॉर्मल इंक्रीज हुआ तो रीजंस चाहिए। सब्सटैंशियल इंक्रीज इन डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रैवल हुआ है तो रीजंस चाहिए हमें। फिर लीगल एंड प्रोफेशनल फीस का रीजंस चाहिए, इंक्रीज़ हुआ है तो। और वही बात वही है, लिखा नहीं है पूरा सेम टू सेम, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, बट उसके बारे में एक लाइन लिखना है कि कोई भी रीज़न से अगर इंक्रीज़ हुआ है तो आप बताएंगे। फिर आ रहा है, मतलब जैसे ये वाला जो था ना, ये सेम एज, मैं लिख देता हूँ, सेम एज एडमिन एक्सपेंसेस, है ना। जो सेम है उसमें थोड़ा लोड कम है। फिर डेप्रिसिएशन का क्या किसके जैसा था, इंश्योरेंस के जैसा ही था, सेम एज इंश्योरेंस। फिर इंश्योरेंस का किसके जैसा था, ऊपर में कौन सा था, रिपेयर्स था ना, एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है। वो सेम सेम लिखने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको पहले सारा नज़र से निकलवा देना। ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गया है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग आपके साथ अभी बात करें पैकिंग मटेरियल को लेकर। 15 नंबर में आ गए, 16 ठो था टोटल। तो ये सेम एज रॉ मटेरियल कॉस्ट आपको दिखेगा। अब इसमें एक दो कुछ नया भी है, वो देख लेंगे। बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि क्या एफर्ट लिया गया था जो हाई वैल्यू ऑफ पैकिंग मटेरियल है उसका रेट को कम कराने के लिए। दूसरा, आपने लॉसेस, हैंडलिंग लॉसेस, वेस्टेजेस को कम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए। तीसरा, नया चीज़ समझो, फिनिश गुड्स सोल्ड इन बोथ लूज एंड पैक्ड फॉर्म। कभी कभी ऐसा होता है ना, फिनिश गुड्स लूज में भी बेचते हैं और पैक्ड फॉर्म में भी बेचते हैं। तो जो लूज फॉर्म वाला है उसमें तो पैकिंग नहीं हो रहा है तो उसमें पैकिंग कॉस्ट नहीं जाना चाहिए। जो पैक्ड फॉर्म वाला है उसमें पैकिंग कॉस्ट जाना चाहिए। तो उसका इन्वॉइस में, फिनिश गुड्स का जो इन्वॉइसेस है उसको रिव्यू करोगे कि ठीक से उसमें पैकिंग कॉस्ट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ये इस पॉइंट में बोला है, ठीक है। यहाँ पे मेरा नंबरिंग वगैरह छूट गया है, सब कर देंगे, आपका फ़ायदा का काम तो कर ही देंगे। ये 1 है, 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 1 2 3। फिर क्या बोल रहा है, इन्वेंट्री बैलेंसिंग इंश्योर करना है, जो मटेरियल में सीखा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इज इक्वल टू कंज्यूम प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस इंटरनल ट्रांसफ़र, यदि कुछ हुआ है तो उसका टेबल 48 है। फिर क्या बोल रहा है, जब आप पैकिंग कॉस्ट को चार्ज करें प्रोडक्ट में तो उसके लिए फीफो या वेटेड एवरेज कुछ भी फॉलो करिए, बट कंसिस्टेंटली फॉलो करिए, याद है ना, कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। फिर 6th पॉइंट है, कोई आपका एक्सपेंस कंट्रोल चार्ट बना हुआ है तो उसमें कॉस्ट सेंटर वाइज ब्रेकअप होगा, उसका टोटल ट्रायल बैलेंस से मैच करना चाहिए। 7th पॉइंट, अब मटेरियल से बहुत सारा मैच हो रहा है, शुरुआत का खाली 2-3 पॉइंट अलग था। फिर 7th पॉइंट में आ रहा है, इन हाउस अगर आप पैकिंग मटेरियल बनाते हैं तो उसका वैल्यूएशन एज पर कॉस्ट बुक्ड होगा। 8वां नंबर, अगर एक कैटेगरी का पैकिंग मटेरियल है तो सबका रेट एक समान होना चाहिए, ऐसा कोशिश किया जाए। 9 नंबर, डेमरेज डिटेंशन पेनल्टी इंक्लूड नहीं होगा। 10 नंबर, अगर सप्लायर भेज चुका है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया है तो आपको इन ट्रांजिट और रिसीट दिखाना होगा। 11 नंबर, ओपनिंग बैलेंस करेक्टली आया है कि नहीं, क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली आया है कि नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन में जो डिफरेंस आया वो एडजस्ट हुआ है कि नहीं। 12 नंबर, ऑल द रिसीट्स आर करेक्ट और नॉट, उसमें चेक करना है कि फ्रेट और अदर इंसिडेंटल चार्जेस लैंडेड कॉस्ट वाला इंक्लूडेड है कि नहीं। 13 नंबर, आपको ट्रेंड ऑफ पैकिंग मटेरियल कॉस्ट का रेट चेक करना चाहिए फॉर 5 ईयर्स ऑफ की पैकिंग मटेरियल्स। और लास्ट में आपको ट्रेंड चेक करना चाहिए पर मीट्रिक टन ऑफ फिनिश गुड्स, रुपीज़ पर मीट्रिक टन ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है।
उसके लिए टेबल्स बने हुए हैं। अब तो टेबल भी आपको बहुत ऑब्वियस लगने लगा है कि नहीं। लास्ट आ जाइए अब ऑडिट ऑफ सेल्स वैल्यू में। ऑडिट ऑफ सेल्स वैल्यू, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बोल रहे हैं कि आप फोकस करें प्रोडक्ट ऑफ कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में। दूसरा, आपको ये चेक करना है कि क्या एफर्ट लिया गया था कि जो इंक्रीज़ इन वेरिएबल कॉस्ट हुआ है वो सेल्स बढ़ा के मेकअप किया गया है कि नहीं, या फिर एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेम रखा गया है कि नहीं। समझे भैया, कॉस्ट हर साल बढ़ता है। बहुत बार हम लोग मार्केट के प्रेशर के कारण प्राइस नहीं बढ़ाते हैं, तो उससे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि क्या एफर्ट लिया गया था कि आप सेल्स रियलाइजेशन को बढ़ाने का कोशिश किए हैं टू कॉम्पेंसेट और एब्जॉर्ब द इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट सो दैट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन और नेट मार्जिन इज मेंटेन्ड। फिर बोल रहे चेक करो क्या एफर्ट लिया गया था जिस प्रोडक्ट से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता है उसका सेल्स बढ़ाने के लिए। फिर क्या बोल रहे हैं, क्या आपने एफर्ट लिया था जिससे कि लो कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का रिसोर्स निकाल के हाई कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट में डाल दें। फिर क्या आपने हाई कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का कैपेसिटी को एक्सपेंड करने का डिसीजन लिया था। फिर आप प्रॉपर इन्वेंट्री बैलेंसिंग इंश्योर करेंगे, वापस वही फिनिश गुड्स का जैसे फर्स्ट वाला था वैसा ही है कि आपका इंश्योर करना है आपको कि जो स्टॉक आप रखते हैं वो सेल्स जितना है उसके हिसाब से रखते हैं, सो दैट अननेसेसरी फिनिश गुड्स में वर्किंग कैपिटल भी ब्लॉक ना हो। फिर इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर आपने किया है, अगर आपने इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी किया है उससे क्या इंक्रीज इन सेल्स भी हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज किया तो उससे इंक्रीज इन सेल्स हुआ है कि नहीं विदाउट अफेक्टिंग कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स रियलाइजेशन। ठीक है, सेल्स प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुआ तो सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज हुआ कि नहीं विदाउट अफेक्टिंग कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स रियलाइजेशन। मतलब कभी होता है ना कि ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाया तो खर्चा ज़्यादा लगा, तो अब उसके कारण ज़्यादा बेचना है तो लोग प्राइस गिरा देते हैं। तो भाई ज़्यादा बेचने से फिर प्रोडक्शन कॉस्ट कवर कैसे होगा, एक्स्ट्रा जो कैपेसिटी का कॉस्ट है कवर कैसे होगा। सो एक्स्ट्रा कैपेसिटी से जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी बना उसको बेचने के लिए क्या प्राइस चेंज करना पड़ा क्या, वो यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट था, सेल्स वैल्यू का थोड़ा सा डिफरेंट था। पहले बोल रहा है फोकस करो कैटेगरी ए बी पे, फिर देखो कि एफर्ट डाला गया है क्या जिससे कि आपका इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट एब्जॉर्ब हो गया और मार्जिन कंट्रीब्यूशन या नेट का सेम रहा। फिर बोल रहा है क्या ऐसा एफर्ट डाला गया है क्या टू प्रोक्योर मोर ऑर्डर्स फॉर हाई कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स, efforts to procure more orders for high contribution product। ठीक है, efforts to procure more orders for high contribution product। आपने हाई कंट्रीब्यूशन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डर लाने का कोशिश किया क्या, फिर लो से हाई में डाइवर्ट किया क्या, हाई कंट्रीब्यूशन का कैपेसिटी बढ़ाया क्या, कैपेसिटी बढ़ाया तो सेल्स क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्या सेल्स रियलाइजेशन को बदला क्या, इन्वेंट्री बैलेंसिंग इंश्योर करो कंजम्पशन फिनिश गुड्स जितना सेल होता है उसके हिसाब से स्टॉक रखो जिससे कि अननेसेसरी वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक ना हो रहा हो। इस सब के लिए टेबल बना हुआ है, आप नोटिस कर लेंगे बहुत सारा टेबल है यहाँ पे। प्रोडक्ट वाइज सेल्स वैल्यू इन परसेंट एंड टोटल सेल्स वैल्यू, प्रोडक्ट वाइज सेल्स क्वांटिटी, प्रोडक्ट वाइज सेल्स रियलाइजेशन, प्रोडक्ट वाइज सेल्स रियलाइजेशन एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ की प्रोडक्ट्स। इससे कंट्रीब्यूशन वाला जो बात था वो पता चलेगा, इन्वेंट्री बैलेंसिंग हुआ है कि नहीं। ठीक है, फिर प्रोडक्ट वाइज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी हुआ है कि नहीं, प्रोडक्ट वाइज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी हुआ है कि नहीं, ये सब आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है कि नहीं उसको देखने के लिए पता चलेगा। ये सब जो टेबल्स है ये सारा ही स्टैंडर्ड रिकॉर्ड इंस्टीट्यूट ने बनवा दिया है
कि कोई भी जाए कॉस्ट ऑडिट करे, ये सब मांग के रख ले, तो कल को लांछन नहीं लगेगा कि तुम ठीक से ऑडिट नहीं करने गए। ठीक है। लास्टली वी हैव कम टू द लास्ट थिंग, दैट इज द ओवरऑल चेकलिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। ओवरऑल चेकलिस्ट बेसिकली बाकी सब कुछ को कवर कर लेता है। ओवरऑल चेकलिस्ट इज जस्ट ड्रॉन अप फॉर रीडर्स गाइडेंस, ओके, खाली गाइडेंस के लिए। तो पहला स्टेप होता है कि फैमिलियराइज विथ कंपनी कर लो अपने आप को, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी पता कर लो कि प्रॉफिट कमा मैक्सिमाइज करना चाहता है, कि कॉस्ट रिडक्शन कर रहा है, कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहा है, कि स्ट्रेटजीज क्या अच्छा फॉलो कर रहा है, मार्केट एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूडिंग इनोवेशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्ट मिक्स, ओनरशिप कौन है, पब्लिक है, प्राइवेट है, कौन कंट्रोल कर रहा है उसका, मैनेजमेंट पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर क्या है, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर क्या है, सब्सिडियरीज कितने हैं, एफिलिएट कौन कौन है इसके, ओनरशिप परसेंटेज क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कंपनी का मेमोरेंडम, आर्टिकल, कोई फॉरेन कोलैबोरेशन अग्रीमेंट, अदर अग्रीमेंट, डीड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स। फिर तो नेक्स्ट आ रहा है फेमिलराइजेशन विथ और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी। तो जो जो लोग हैं, हेड ऑफ फाइनेंस कौन है, अकाउंट्स कौन है, कॉस्टिंग कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, की मैनेजरियल पर्सनल कौन है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कैसे डेलीगेट किया गया है काम को। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम इन एग्जिस्टेंस इंक्लूडिंग MIS एंड कॉस्ट कंट्रोल प्रोसेस, क्या MIS फॉलो हो रहा है, कैसे कॉस्ट कंट्रोल आप लोग करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल को से फेमिलियर हो जाओ, मेन और सेंट्रल और HO ऑफिसेज कौन से उनके, अदर फंक्शनल मैनेजमेंट्स कौन कौन से डिपार्टमेंट है, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, उसके की पर्सनल कौन कौन है। फिर कंपनी पॉलिसीज़ पे काम करो, पॉलिसीज़ में कैपिटलाइजेशन कैसे करता है लोग, डेबिट क्रेडिट लाइंस क्या है, मतलब बेसिकली डेबिट क्रेडिट लाइंस मतलब यही होगा कि कहाँ से रुपया लेके आता है ज़रूरत पड़ने पे और कहाँ सरप्लस होता है तो डाल देता है। शॉर्ट टर्म सीजनल कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे मीट होता है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस कैसे मीट होता है, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन कैसे मीट होता है, स्पेशल कैपिटल अरेंजमेंट्स इन द लास्ट 5 years एंड देयर लाइफ साइकिल प्रोफाइल्स, उसको कैसे यूज़ किया गया है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या है, मेन प्रोडक्ट लाइन, बाई प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्शन साइट्स, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन पॉलिसी क्या है जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग में हेल्प करता है, और अदर इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ क्या है। फिर सेल्स पॉलिसी एंड मैनेजमेंट देखो, प्राइसिंग पॉलिसीज़ फॉर होम एंड एक्सपोर्ट सेल्स, एक्सपोर्ट पॉलिसी चेक करो, प्रोडक्ट इमेज कैसा है, प्लेस इन नेशनल इकोनॉमी, ओन कंट्री से कंट्री का सेल्स पॉलिसी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी। ओन कंट्री मतलब जिस कंट्री में आप अपना बिजनेस करते हो वहाँ पे क्या है, आप एक्सपोर्ट करते हो तो वहाँ का अलग पॉलिसी हो सकता है ना, उसका कोई ऑर्डर अगर गवर्नमेंट से रिलीज़ होता है तो उसका कोई इफ़ेक्ट है क्या, जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करते हो उसका पॉलिसीज़ क्या चलता है आपके यहाँ पर। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का आपके यहाँ रूल्स क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे हम, आपका लेआउट देखेंगे फैक्ट्री का, प्रोडक्ट डिटेल्स देखेंगे, प्रोडक्शन प्लान्स आपका स्टडी करेंगे, शेड्यूलिंग आप कैसे करते हैं वो देखेंगे, प्लांट कैपेसिटी एंड अदर फैसिलिटीज़ हम देखेंगे, उसके लिए हम लोग आपसे फ़्लो चार्ट्स मांगेंगे। ठीक है। आपका लाइसेंस वगैरह का कितना कैपेसिटी का है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना, वो सब देखेंगे। अकाउंटिंग सिस्टम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग आप कैसे करते हो उसका मुझे मैनुअल चाहिए। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम याद है ना आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब नॉन इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेटेड है तो कैसे मेंटेन करते हैं, उसका इंटरनल कंट्रोल कैसे होता है, स्टोर्स का अकाउंटिंग कैसे होता है, ट्रायल बैलेंस कैसा है, कोई मैनुअल है क्या, कोई ERP आपका यूज़ हो रहा है तो उसका मुझे एक्सेस दीजिए। MIS आप कैसा बनाते हैं, बजट्स कैसा बनता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप कैसे करते हैं, उसका स्कीम्स क्या है, आउटलाइन पता करिए। इंटरनल ऑडिट सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल कैसे चलता है, इंटरनल ऑडिट का रूल्स क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, ऑडिट मैनुअल कुछ बना रखे तो वो दीजिए मुझे। ठीक है, मैनुअल दे दो, कुछ रिपोर्ट्स दे दो। कॉस्ट रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स में कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपको लेना है, कॉस्ट स्टेटमेंट्स आपको लेना है एंड रिलेटेड स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट जो बेसिकली रिकॉर्ड को सप्लीमेंट करते हैं, उसका मैनुअल होगा,
प्रीवियस कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट होगा वो सब ऑब्टेन करके अपने पास रख लोगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको ओवरऑल बेसिस में लेना है, जाके मांगना है, बोले ये सब दीजिए मेरे को। ठीक है, देना नहीं चाहता है, इतना इजी नहीं है, क्लाइंट देता नहीं है, बहुत मांग मांग के लेना पड़ता है और आंख दिखाता है वो लोग, फिर धमकी भी देता है बहुत बार आपको सेट करेगा, आओ खाना खाओ, टाइम वेस्ट करेगा आपका कि आप ज़्यादा डिटेल मांगे नहीं, क्योंकि आप एक लिमिटेड पीरियड लेके जाते हैं कि हमको 10 दिन में ख़त्म करना है, 20 दिन में ख़त्म करना है। हम आपका 5-6 दिन खिला पिला के घुमा फिरा के वेस्ट कर देंगे, मेरा काम हो गया ना, ज़्यादा डिटेल आप मांगेगा आप तो लास्ट में साइन करके भाग जाएंगे। सब धांधली होता है रियल वर्ल्ड में। फिर बाकी और भी एक इलस्ट्रेटिव चेकलिस्ट है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मतलब हायरार्की वगैरह क्या है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर विथ फ्लो चार्ट, ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोडक्शन एरिया विथ मशीन लोकेशन, उसी का ही चीज़ को वापस रिपीट कर रहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना सेकेंड कॉलम में, उसी को रिपीट कर रहा है। लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स, मशीन डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर्स, कैपेसिटी ऑफ ईच मशीन, cost center wise, machine wise deployment of workers, product details, different types of product and products manufactured, details of any product manufactured under technical collaboration license agreement, then terms of payment of royalties, standard material composition of product और bill of materials चाहिए, प्रोसेस केमिकल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल आप क्या यूज़ करते हैं, पैकिंग मटेरियल क्या यूज़ करते हैं, स्टॉक कितना करते हैं, यूटिलिटीज़ क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आप क्या कर रखे हैं, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कितना करते हैं तो इंसेंटिव कितना मिलता है, फाइनेंस कॉस्ट आपके यहाँ क्या क्या लगता है, बजटरी सिस्टम कैसा है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पॉलिसीज़ क्या है, और सिस्टम ऑफ कैप्चरिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड बुकिंग देयर ऑफ, आप किस तरह से अपना एक्सपेंस को अकाउंट फॉर कर रहे हैं। तो ये वन टाइम इन्फॉर्मेशन हम आपसे लेके रख देंगे जो यूजुअली बार बार चेंज नहीं होगा, और डेटा हर साल ऑडिट पीरियड के हिसाब से जो लिया जाएगा वो है बैलेंस शीट, पीएल एंड ट्रायल बैलेंस, ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो लेना ही है। डिटेल्स ऑफ इन्वेंट्रीज, उसका क्वांटिटी वैल्यू, एक्सपेंस एनालिसिस कॉस्ट सेंटर वाइज फॉर इंडिविजुअल हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस, डिटेल्स ऑफ ऑल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इंक्लूडिंग प्रोसेस मटेरियल, केमिकल्स शोइंग रिसीट इशूज बैलेंस, रॉ मटेरियल एंड प्रोसेस मटेरियल। मैं खाली रीड कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी आप मेरे साथ एक बार सुन लो। मटेरियल प्रोसेस, raw material and process material or chemical consumption details both in quantity and value for individual product material wise, packing material details both in quantity and value for individual products, quantitative detail of individual products from issue of raw material to the product till finished packed stage, showing product wise WIP at each stage of production and finished stock details। ठीक है, details of scrap, individual products from issue of material to product till finished पैक स्टेज, मतलब कैसे फ्लो हो रहा है प्रोसेस वाइज एक से दूसरा में, कितना क्वांटिटी जाता है, एंड में कितना आता है। फिर डिटेल्स ऑफ स्क्रैप वेस्टेज, डिटेल्स ऑफ यूटिलिटीज़, सेल्फ प्रोड्यूस यूटिलिटीज़ मतलब वही सब, पानी, पावर, ये सब जो था, ठीक है, स्टीम, डिटेल्स ऑफ यूटिलिटीज़ कंज्यूम्ड, यहाँ पे जनरेटेड का बात हो रहा है और यहाँ पे कंज्यूम्ड का बात हो रहा है। फिर इसमें यूटिलिटी अगर परचेज करते हैं तो वो भी, कॉस्ट सेंटर वाइज एक्सपेंस एनालिसिस इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल हेड ऑफ एक्सपेंसेस, कॉस्ट सेंटर वाइज मशीन यूटिलाइजेशन एनालिसिस, डाउन टाइम चाहिए पता करना है उसमें, नॉर्मल एबनॉर्मल कितना है, प्रोडक्ट वाइज कितना आवर्स आपने यूज़ किया, उसका प्रोडक्शन कितना किया, और प्रोडक्ट वाइज सेल्स एनालिसिस चाहिए, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट का अलग अलग, बेसिस ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड अदर ओवरहेड्स एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट क्या है, स्टैट्यूटरी रिटर्न्स ऑफ जीएसटी एंड अदर स्टैट्यूट्स भी मेरे को दे दो। तो ये चेकलिस्ट से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं ये मैं नहीं बोल पा रहा हूँ अभी, बट मेरा ये कहना है कि आपको 5-5 नाम तो एटलीस्ट याद कर लेना चाहिए, जिससे एग्ज़ाम का एक बार काम हो जाए। रियल वर्ल्ड में अगर आप, ठीक है, काम कर रहे हो रियल वर्ल्ड में, तो उस समय ये चेकलिस्ट को फॉलो करके आप ऑडिट कर सकते हैं। इतना डिटेल कोई मांगता नहीं है, ये मतलब सब कुछ आ गया, इतना सबके लिए लागू भी नहीं होता और सब कोई दे भी नहीं सकता है, ना डिटेल ही मांगते रहेंगे तो ऑडिट फाइल बन जाएगा इतना मोटा, वो पॉसिबल है क्या इतना बड़ा बड़ा कंपनी का ये सारा डिटेल लेना। ठीक है, बहुत बार लेते भी है, जो सिंसियरली ऑडिट करते हैं वो लेते भी है, कोई ऐसा कोई बात नहीं होता है ना, कुछ फॉर्म का रुतबा ऐसा होता है। और आजकल सॉफ्ट कॉपी का भी ज़माना है, सब ERP यूज़ होता है, तो डंप निकाल लो और अपने पास रख लो। तो आजकल सबसे बड़ा फ़ायदा ERP का यही हो गया है कि ये सारा
सॉफ्ट कॉपी में निकल जाएगा, आप वहीं से रेफ़र कर लो। ये सब जो आ रहा है पॉइंट्स, इसमें से काफ़ी सारा चीज़ वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में कवर भी हो जाता है। तो ये सब का जिसका जिसका रिस्पेक्टिव कॉस्ट रिकॉर्ड्स मिल जाएगा, हम वो डिटेल्स फिर नहीं मांगेंगे। बट ऐसे नहीं कि ये सारा भी दीजिए और वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो जो कॉमन मिल गया वो हट गया, और ऊपर में जब हम ऑडिट करें तो उसमें जो जो डिटेल्स ले लिए थे फिर यहाँ पे हट जाएगा। तो एक ओवरऑल रफली एक चेकलिस्ट दिया हुआ है, जिसको आप 5-5 पॉइंट करके एक बार याद कर लेना, का काम हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ओवरऑल चेकलिस्ट में बहुत ज़्यादा जोर नहीं है, बट यू नेवर नो कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनाया तो जा सकता है कि नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री से कैसे फेमिलराइज करेंगे, उसके लिए प्रीवियस ईयर्स एनुअल रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, फिर बोल रहा है आपको कि कभी ऐसा बोल देगा कि ओनरशिप के लिए क्या चीज़ मांगोगे, लीगल फॉर्म्स मांगोगे। फिर आपको मान लीजिए ऐसा बोल देगा कि हेड ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के लिए क्या चीज़ चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट चाहिए। ऐसे छोटा छोटा चीज़ पे ध्यान देंगे। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए मुझे फ्लो चार्ट्स चाहिए, शेड्यूल चाहिए। ठीक है, एंड चार्ट्स फॉर लाइसेंस एंड इंस्टॉल कैपेसिटी चाहिए। फिर अकाउंटिंग सिस्टम के लिए मेरे को मैनुअल्स चाहिए। MIS के लिए मुझे स्कीम्स, आउटलाइन ऑफ द स्कीम्स अडॉप्टेड, मतलब आप क्या क्या स्कीम अडॉप्ट करके अपना ये सब बजट और स्टैंडर्ड बना रहे हैं, उसका आउटलाइन चाहिए। इंटरनल ऑडिट सिस्टम के लिए मुझे मैनुअल और रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया रखने से आपका भी नॉलेज बढ़ गया। ठीक है, अगर आप कॉस्ट ऑडिट नहीं भी किए तो एक नॉलेज तो बढ़ गया। ठीक है, अगर मतलब कभी इंटरव्यू में बोल दिया जाए कि आप इंटर्नशिप कहाँ पे किया और कॉस्ट ऑडिट नहीं किया अभी तक, नहीं किया सर, हम जहाँ पे इंटर्नशिप किया मेरे को इंटर्नशिप में कॉस्ट ऑडिट नहीं सिखाया, फिर मेरे को कॉस्ट ऑडिट रिलेटेड आप कोई सवाल पूछिए, देखिए हम बता पाते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, मेरे को अच्छे से आता है। तो ये चेकलिस्ट आपको उस तरह से हेल्प कर देगा कि इस तरह से हम लोग ऑडिट करना चाहिए। ठीक है, तो फिर दोस्तों आज का पढ़ाई तो यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके साथ जो अमेंडमेंट आया उसका एक चैप्टर मैंने आपको करा दिया है, और भी कुछ एक्स्ट्रास आए हुए हैं इधर उधर से, तो वो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। ठीक है, कहाँ पे क्या आया है, कहाँ पे क्या गया है, वो सब आपको अगले सेशन में बताऊंगा, आप इंतज़ार करें। अभी इतना से एक बार अपना प्रिपरेशन को अप टू डेट करें। चलिए, थैंक यू।